गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब और आज बहुत खुश हैं। मेरे साथ है समीन फारूक, ये भी बहुत खुश हैं। और मेरे साथ है हमारे व्यूवर्स, वो भी बहुत खुश हैं। और मेरे पास ये 2 रुपए का सिक्का है। इस 2 रुपए के सिक्के को मालूम हो गया है कि इसकी भी बड़ी वक़्त है, बड़ी हैसियत है। तुम क्या जानो 2 रुपए की कीमत शुएब? कि पेट्रोल ही जाने अब 2 रुपए की कीमत समीन। कि पेट्रोल 2 रुपए कितने? पूरे 2 रुपए 4 पैसे ऐड करें ना। 2 रुपए 4 पैसे जी। 4 पैसे की कितनी कदर है आजकल। सही बात, और 2 रुपए की कितनी कदर है। एक टॉफी नहीं मिलती, बस वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारा रुपया तो रुपया है ना। तो 2 रुपए बहुत बड़ी बात है। 2 रुपए 4 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है। और डीजल 6 रुपए। डीजल 6 रुपए सस्ता हुआ है। वैसे थोड़ा और सस्ता होना चाहिए था डीजल। बिल्कुल हो सकता है। बहुत कम डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल भी बहुत कम सस्ता हुआ है और सस्ता होना चाहिए। तो यही अवाम की राय भी है, यही अवाम की ख्वाहिश भी है, यही अवाम उम्मीद भी लगा बैठे थे। अच्छा, मिट्टी का तेल कितना हुआ है? वो उस पर भी आते हैं, उस पर भी आएंगे। ज़ाहिर है डीजल की कीमत की बात आपने की, तो अब डीजल की जो कीमत है वो तो हमने आपको बता दी कि 6 रुपये सस्ता होने के बाद है जनाब। कितने रुपए हो गई? पता नहीं 6 रुपये सस्ता हुई है। लेकिन एनीवेज जी, अब 1 लीटर डीजल 296 रुपए 71 पैसे का जो है वो हो चुका है। ठीक है जी। मिट्टी का तेल फी लीटर 6 रुपए और लाइट डीजल 9 रुपए सस्ता हो गया है। क्या बात है जी। कल की इतनी अहम डेवलपमेंट थी ये, तो हमने सोचा कि तालियां जरूर बजाएं हुकूमत के लिए जो इतना सोचती है आवाम के लिए। 2 रुपए 6 रुपए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमने सोचा कि आज अपने शो का आगाज करें इससे और हम सेलिब्रेट करें कि ये देखें ऐसे की जाती है सेलिब्रेशन। तो आप भी घर बैठे जरूर सेलिब्रेट करें और जब पेट्रोल पंप पे जाएं तो थोड़ी शुक्राने के नफल अदा करके जाएं कि आप आज 2 रुपए और आप आज 6 रुपए जो है वो कम देंगे जाकर। तो वो 2 रुपए 6 रुपए बचा करना आपने कुछ ना कुछ जरूर बनाना है। 2 रुपए 6 रुपए, ताकि इस मुश्किल हालात से मुश्किल जो हालात इतने चल रहे हैं उन हालात में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। इतना ही सोच सकती थी हुकूमत, सोच लिया। हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पे लात ही मारी है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? चलें जी, हमने सोचा आपसे शेयर जरूर कर लें अपने जज्बात पेट्रोल प्राइस। वी आर हैप्पी। आपकी तरह हम भी खुश हैं। आपकी तरह हम भी खुश हैं। आपकी तरह। चलें बढ़ते हैं आगे। बाबर आजम कप्तानी छोड़ दी। कल उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मैं कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल फ़ैसला ज़रूर है, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि मैं ये फ़ैसला लूँ। और इसीलिए उन्होंने वो ट्वीट की और उन्होंने पूरा शेयर किया कि जिस तरह 2019 में उन्हें कॉल आई पीसीबी की, जिस तरह से उनको कहा गया कि आपने अब लीड करना है इस टीम को। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 साल मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे और उसके बाद अब मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं कप्तानी छोड़ दूँ। ज़का अशरफ से कल उनकी मुलाकात भी हुई थी। अब सभी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस वक्त वो पीसीबी पहुँचते हैं, ज़का अशरफ से उनकी मुलाकात होती है, उसके निकलने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो ये ट्वीट कर देते हैं। और वो लग रहा था कि पहले से मतलब इट वाज प्री प्लान्ड, वो नजर भी आ रहा था। मेरे ख्याल है शुएब ज़्यादातर फैसले जो थे वो वर्ल्ड कप के दौरान ही हो गए थे। इतनी सियासत भी ऑब्वियसली चल रही थी। सियासत ऑब्वियसली जिस तरीके से चल रही थी वो हमें नज़र भी आ रही थी। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग भी की जा रही थी और ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन हाँ, इसको जो रंग दिया जा रहा है कि आने के बाद एक चीज़ डिसाइड हुई है और उसके बाद मीटिंग के बाद मुशावरत के बाद चीज़ हुई है, ऐसा तो लग नहीं रहा। चीज़ें पहले थी। शाहीन आफरीदी की बात की जाए, T20 के नए कप्तान अब वो होंगे और शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के वो कप्तान। लेकिन बाबर ने कहा है कि मैं अवेलेबल हूँ जी हर फॉर्मेट के लिए और मैं हर कप्तान को सपोर्ट करूंगा और मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किस तरह तब्दीलियाँ हुई हैं, तो डायरेक्टर जो है मिकी आर्थर वो भी ज़ाहिर चेंज, कोचिंग स्टाफ भी तब्दील। अब दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नए कोचेस मुकर्रर किए जाएंगे। मोहम्मद हफीज़ क्रिकेट टीम के नए डायरेक्टर मुकर्रर हुए। इस पर हम डिटेल से आगे चलकर बात भी करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम की। आज पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा? पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा? इससे खुशी का मौसम है आज पाकिस्तान में। वो तो हमने आपको ऑलरेडी पहले बता भी दिया। लेकिन इस्लामाबाद का मौसम क्या कहता है? इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 26। कराची में कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 26। कोयटा में कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। और लाहौर में बारिश एक्सपेक्टेड है और कोयटा में जो है वो बादल चमक रहे हैं। और बाकी इस्लामाबाद और कराची का मौसम अगर देखा जाए तो वो तकरीबन खुशगवार है। और लाहौर में फॉग भी है। हाँ, लाहौर में फॉग भी है।
स्मॉग कहना चाहिए, क्योंकि जो हालात है वो फॉग वाले तो है नहीं ना, जिस तरह के हम सेगमेंट डेली तकरीबन हम कर रहे होते हैं और आगाह कर रहे होते हैं कि क्या हालात किस तरह से चल रहे हैं वहाँ पर, तो उस लिहाज से स्मॉग ही है। वी होप कि हम इसको फॉग कह सकते हो आगे। बिल्कुल जी, बढ़ते हैं आगे। कुछ खबरें और हैं जो शामिल करते हैं। इस वक्त आप इंटरनेट की कदर कीजिए। वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, इतनी कदर होगी, अब मैं कहती हूँ थोड़ी सी बेकदरी कर दें। नहीं, बेकदरी ना करें। अभी भी देखें ना कि हम ये देखते हैं कि इंटरनेट सर्विस स्लो होती है और कनेक्शन आपका इतना अच्छा अगर ना हो तो फिर आप डाउनलोड भी नहीं कर पाते। लेकिन जो तेज़ तरीन, इस वक्त की तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 सेकंड में 150 फिल्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये दावा किया है चीन ने और वो कह रहे हैं कि ये दुनिया के बेशतर ममालिक के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा तेज है और ये इंटरनेट सर्विस 1 सेकंड के अंदर अंदर 1200 GB डेटा ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है और इसके लिए 3000 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जरा बिछाई जा रही है। जबरदस्त। देखिए ये इनोवेशन है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फिक्रा लम्हा है, क्या कहते हैं, फिक्रे लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया है, यही होता है। सही कह रहे हैं आप, यही होता है। मुझे भी कंफ्यूज कर रही है आपने। अक्सर जो ऐसी टर्म्स होती है ना वो करेक्ट करनी पड़ रही होती है, जुबान में नहीं आ रही होती ना। कोई बात। लम्हा फिक्रिया है हमारे, लेकिन दुनिया किधर जा रही है, चीन किधर जा रहा है, और आज देखें हम 2 रुपए को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। ये 2 रुपए आज हमें बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं, ये मैंने साथ रखे हुए अपने। अच्छा, जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में सड़कों से कचरा उठाने के लिए जदीद और खूबसूरत रोबोट मुतारिफ कराए गए हैं। सिटी बॉट नामी ये रोबोट मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए कचरा उठाते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, यानी कचरे के डब्बों को खाली करने के साथ साथ आम और रिसाइकलेबल जो कचरा है उसको जो हम अलग करता है। हमेशा से हम कहते थे ना कि डस्टबिन अलग होती है हर मटेरियल की, जो कचरे की अगर बात ग्लास अलग होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट अलग होना चाहिए, प्लास्टिक अलग होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इस रोबोट को कार और आइसक्रीम ट्रक से भी मुंसलिक किया जा सकता है अगर देखा जाए, और इस वक्त हम आपको विजुअल भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको अगले मरहले में एयरपोर्ट्स पर भी तैनात किया जा सकता है। ये भी उन्होंने प्लान कर लिया है, जहां तैयारों की पार्किंग और सामान को संभालने में मदद फराहम कर सकते हैं। क्या बात। इंसानों का काम आसान करेंगे, टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करती है, सपोर्ट करती है हमेशा। वैसे भी ज़रा आबादी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, उसमें रोबोट्स या फॉर दैट मैटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा अहम रोल है और होगा। बढ़ते हैं आगे। मैक्सिको से खबर है जहां आतिशफिशा ने धुआं और राख उगलना शुरू कर दिया है। हुकाम ने इसी हवाले से एक अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से कहा है कि आतिशफिशा के जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। नाउ दिस इज़ अ विजुअल कि किस तरह से आतिशफिशा पहाड़, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे वहाँ से धुआं निकल रहा है, कैसे वहाँ से राख निकल रही है, कैसे वहाँ से आग निकल रही है, और उसकी वजह से कहा गया है कि आप करीब न जाएं और आसपास के इलाकों से मुताल्लिक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। एक्सट्रीमली डेंजरस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से हम गज़ा की बात करते आए हैं और ख़बरें भी साथ साथ आपसे शेयर कर रहे होते हैं, तो गज़ा में इसराइली जारहत के बायस बिजली और गैस के शदीद बहरान पैदा हो गया है, जैसे कि बहुत दिनों से भी हम बता रहे हैं। लेकिन अब उसकी वजह से शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना पड़ा है, उनमें से एक मुश्किल है खाना पकाने के लिए उनको रवायती तंदूर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस नहीं है वहाँ पर। किस तरह से वो खाना बनाएं, ये तंदूर मकामी सतह पर बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को खाने जैसी बुनियादी ज़रूरत जो है उनकी वो पूरी की जा सकते। और शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की बंदिश के बायस वो खाने की हर चीज़ रवायती तरीके से आग पर पकाने पर मजबूर हैं। गैस की किल्लत के बायस अगर बेकरियों की अगर बात की जाए तो उसमें रोटी ख़त्म होने लगी है, जबकि गज़ा में आटे की वाहिद मिल भी बिजली ना होने के बायस बंद पड़ी है। विजुअल्स कुछ जो सामने आ रहे हैं, वीडियोस जो कुछ सामने आ रही हैं शुएब, उसमें भी जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी ये दिखाया जा रहा है कि फ्रिज खाली है, सामान वहाँ पर नहीं है। कि ज़ाहिर सामान वहाँ पर कहाँ से आएगा। जहाँ पर बात की जा रही है सर्वाइवल की, जहाँ बात की जा रही है कि जान बचाएं, किसी तरह से कहीं पर पनाह ले सकें फ़लस्तीनी, और वहाँ पर खाने पीने की जब चीज़ हो तो मेरे ख्याल है ये उनके लिए सिर्फ यही है, कुछ भी मिल जाए इस वक्त तो वो खा लें और वो जिंदा रहें, अपने बच्चों को जिंदा रख सकें। बिल्कुल जी। इस पर आज हम आगे तक डिटेल से बात भी करेंगे। जो कल से खबरें आ रही हैं, किस तरह से अस्पतालों को कब्रिस्तान बनाया गया है, किस तरह से अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों में दफनाया गया है नौमौलूद बच्चों को, मैयतों को, क्योंकि ज़ाहिर और कहीं तदफीन हो नहीं सकती उनकी जब बाहर इसराइली फ़ौजी मौजूद हों, टैंक्स वहाँ पर मौजूद हो, मुहासरा किया हो, निकलने न दिया जा रहा हो, तो वहाँ पर किस तरह से इज्तिमाई कब्रें खोदी जा रही हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं, करेंगे बात। लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो यूं देख तो नहीं सकते, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह आर्चरी के मुकाबले में उनका पहुंचना और वहां पर जाकर पाकिस्तान के लिए दूसरी पोजीशन हासिल करना, बल्कि एशिया से वो वाहिद थे जो गए थे, और किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन उन्होंने किया। बिनाई से महरूम तीरंदाज तनवीर अहमद की हम बात करें। हाल ही में बेल्जियम में होने वाली इंडोर आर्चरी लीग में दूसरी पोजीशन हासिल की है। तनवीर अहमद इससे कबल भी मुतादिद कामयाबियां समेट चुके हैं, कई कौमी बैनुल-अक़वामी मेडल्स इसमें शामिल हैं। तो कैसे सीखी ये तीरंदाजी और कितना मुश्किल होता है, ज़रा जब आप देख ना पा रहे हों लेकिन फिर भी आप इतना ज़बरदस्त निशाना लगा लें। तो आज तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम भी करते हैं, गुफ्तगू करें। तनवीर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन भी किया। तनवीर, पहले तो मुबारकबाद आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना, रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान को, जीत करना। थोड़ा बताइएगा इस इवेंट से मुताल्लिक। जी, इट वाज़ अ ग्लोबल इवेंट और पूरी दुनिया से तकरीबन 11 ममालिक से 30 से ज़्यादा जो एथलीट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ब्लाइंड कैटेगरीज से ऑलमोस्ट 7 एथलीट थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसमें बेल्जियम, इटली, यूके, यूएसए और इजिप्ट से पार्टिसिपेशन थी। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड नंबर 1 रोबन वैनलबर्ग भी थे। और 18 मीटर पे ये इवेंट हुआ, जिसमें 60 एरो हमने शूट करने होते हैं। और मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूके में ट्रेनिंग पे था, तो वहाँ से अच्छा मैंने ट्रेनिंग कैंप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उससे मुझे बूस्ट अप मिला। और इस इवेंट में मैंने पार्टिसिपेशन की तो मैंने अपना पर्सनल बेस्ट 455 स्कोर किया, और जो कि बेस्ट एशियन जो है स्कोर है इस वक्त तक। ज़बरदस्त। तनवीर, आर्चरी का शौक कैसे पैदा हुआ? कितने साल के थे जब प्रैक्टिस शुरू कर दी थी? और जाहिर है चैलेंजिंग भी ज़रूर होगा कि जहाँ पर आपने निशाना बहुत देख कर लगाना है, वहीं पर आप देख नहीं पा रहे, तो आप किस तरह से आपने प्रैक्टिस की और किस तरह से फोकस करते हैं? डेफिनेटली एक चैलेंजिंग गेम है। और 2017 की बात है, मैं एक हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का डिप्लोमा कर रहा था, और एक वर्कशॉप के दौरान मेरे एक ट्यूटर थे एजाज साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने इस बारे में मुझे बताया कि ब्लाइंड फ़ीमेल्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी है और एक बहुत अच्छा इवेंट किया है। 2016 की वो बात बता रहे थे, बट उनमें से कोई भी आगे परस्यू नहीं कर सका। तो मेरा वहाँ से शौक़ बढ़ा कि ये गेम अगर ब्लाइंड लोग खेल सकते हैं, क्यों ना हम इसको स्टार्ट करें। तो इस गेम को हमने वहाँ से मैंने उनसे कहा कि मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने मुझे ऊपर सारी स्किल्स मुझे सिखाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इन अ स्पैम ऑफ 4-5 ईयर हम वर्ल्ड नंबर 2 का टाइटल लेने में कामयाब हुए पाकिस्तान के लिए। दैन इंडोरा इंटरनेशनल में मेडल्स की हैट्रिक की, और अभी रिसेंटली ये मेरा तकरीबन 10वां या 12वां टाइटल था 60x आइसोलेशन शूट में। तो चैलेंजिंग है, क्योंकि ये जब आप अपने टारगेट को देख नहीं पा रहे और आपने एक शूट करना है, और सिर्फ कोच आपको 6 एरोज़ के दौरान या 3 एरोज़ के दौरान एक दफ़ा सिर्फ गाइड करता है, तो ये आपकी स्किल पे है। आप किस तरह अपनी प्रैक्टिस में आपने अपने आप को किस तरह इस गेम के लिए बेहतर बनाया है और किस तरह आप शूट करते हैं। अच्छा तनवीर, ज़ाहिर है आपने रिप्रेजेंट किया ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते को भी, तो इससे हम क्या समझें कि बहुत कम लोग आते हैं इस जानिब जो कि सीख पाते हैं आपकी कम्युनिटी से, या कि आपको लगता है कि शौक़ भी है, टैलेंट भी है, लेकिन मौका नहीं मिलता? जी, ये एक एक्सपेंसिव गेम है, और इसके लिए ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आपको नेशनल लेवल पे प्राइवेट सेक्टर से स्पॉन्सरशिप्स की ज़रूरत होती है। तो मैं इसलिए आपसे लकी हूँ कि मुझे बार्ड फाउंडेशन और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम टू टाइम सपोर्ट किया। लेकिन आपको जब ऐसे एक्सपेंसिव गेम में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो आपको ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर से भी जो है वो काफ़ी ज़रूरत होती है कि वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ एनहांस हो सपोर्ट। तो उस स्पोर्ट की अभी तक कमी है। और जब आपने ऐसी गेम खेलनी है और ऐसे लोगों के लिए खेलनी है जो कि ब्लाइंड है, जो देख नहीं पाते, और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ब्लाइंड लोगों को वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं स्पोर्ट्स के लिए। सिर्फ क्रिकेट के हवाले से हम देखते हैं, वो भी इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट नहीं है। लेकिन जब इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको कास्ट ज़्यादा मैटर करती हैं, और फिर आपको इंटरनेशनली जाना है, बहुत सारे और एक्सपेंसेस हैं जो आपको डील करने पड़ते हैं। तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप नेशनल लेवल पे आपने खेलना,
या आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेलना है तो उसके लिए रिसोर्सेज इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं कि आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और हुकूमत को इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि आप जितने मौक़े फ़राहम करेंगे उसी तरह से हमारी ब्लाइंड कम्यूनिटी भी बाकी तमाम लोगों की तरह आगे बढ़ सकेगी और अपने लिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेगी। अपना शौक़ तो पूरा करेगी लेकिन पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकेगी। तो आप मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने शौक़ पूरा करना चाहते हैं। तो शौक़ में प्रैक्टिस कितनी करते हैं, दिन में कितनी मरतबा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है आर्चरी के लिए? ये एक्सटेंसिव गेम है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि आपने अपने आप को बगैर देखे टारगेट को अपने अचीव करना है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फ्लुएंट हो जाएंगे अपनी इस गेम के अंदर। तो मैं यहाँ पे भी जब होता था 4 से 5 घंटे वीक में मैं तकरीबन 4 से 5 दिन ट्रेनिंग करता था, 4 से 5 घंटे। और अभी मैं 1 महीने की ट्रेनिंग करके आया हूँ यूके से और बड़ा अच्छा वहाँ से मेरे स्कोरिंग में भी इजाफा हुआ है। तो जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, प्लेइंग कंडीशंस अच्छी मिलेंगी, आप उतना अच्छा परफॉर्म बिल्कुल उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगे टारगेट्स क्या हैं तनवीर? टारगेट एक ही होता है बंदे का कि गोल्ड तक पहुंचना। और लास्ट टाइम भी 2022 में गोल्ड मेडल मैच खेला बट अनफॉर्चुनेटली मैं फाइनल नहीं जीत सका। लेकिन अब वो जो एक अधूरी ख्वाहिश है वो पूरी करनी है। और यूरोपियन कप आ रहा है मई में और इसके अलावा इंडोरा इंटरनेशनल ओपन है, तो दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। लेट्स सी, बस यही है कि स्पोर्ट हमें मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। तनवीर, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और आप जैसे और बहुत से लोग जो कि अपने शौक़ पूरा करना चाहते हैं, अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सपोर्ट हमेशा रहेगी। गुड लक। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। मारिया बी ने इसराइली मजालिम का शिकार फ़लस्तीनियों के साथ मुनफरिद अंदाज से इजहार यकजहती किया है और दुनिया की तवज्जो इस अहम मामले की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की है। जहाँ पर हम ये बात कर रहे होते हैं कि कौन कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन आवाज़ नहीं उठा रहा, वहीं पर हम ये कहते हैं कि वो लोग जिनकी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है वो अगर बात करेंगे तो वो मसला, वो ट्वीट, वो सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचेंगी। तो इसी में जो हमारी डिज़ाइनर कम्युनिटी है, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, वो भी आगे बढ़ चढ़कर बात ज़रूर करिए क्योंकि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मारिया बी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनी परचम ओढ़े फ़लस्तीनियों के दुख और दर्द को बयान करते हुए उनको देखा जा सकता है। और इसके अलावा गज़ा में इसराइल के हाथों इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। वो अफसरदा भी हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मारिया भी मौजूद है। मारिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मारिया, आपने इसराइली बर्बरियत के शिकार फ़लस्तीनियों के साथ मुसलसल इज़हार यकजहती आप कर रही हैं, तो आप समझती हैं कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें गज़ा की सूरत हाल पर क्या अपना किरदार अदा कर रही हैं या ये मामला नाकाम होता आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, आई थिंक एक माँ की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से हमारे ऊपर बहुत मुश्किल टाइम आया हुआ है। और मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि जब से ये जंग, एक्चुअली नॉट जंग, जेनोसाइड, नस्लकुशी स्टार्ट हुई है फ़लस्तीन में, मुझे रात को सही नींद नहीं आई। मैं बार बार ये कहती हूँ, आई थिंक सब माँ बाप जो वो इमेजेस देख रहे हैं, जो वो वीडियोस देख रहे हैं, जिस तरह बच्चों को के टोटे कर करके उनको मारा जा रहा है, मैं रोजाना आई थिंक दिन में हर रात को हर 2-3 घंटे बाद मेरी नींद खुलती है और मुझे कोई ना कोई बच्चे की शक्ल, कोई ना कोई माँ की शक्ल जो अपने मुर्दा बच्चों को लेके बैठी हुई है, मुझे वो बार बार अपने दिमाग में आती है। और मेरी नींद, और मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है मुझे चैन नहीं आया। एंड आई थिंक ये सब मुसलमानों का हाल है, नॉट ओनली मुसलमान, इंसानियत का ये हाल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो सारे अवाम हैं वो एक साइड पे खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया के लीडर्स, मुस्लिम उम्मा के लीडर्स, पूरी दुनिया के लीडर्स एक स्टैंड पे खड़े हुए हैं। हमें ये फील होता है कि ये लोग इंसानियत को छोड़ के ये अपने मुफाद देख रहे हैं, अपने डॉलर्स देख रहे हैं और कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा। आप ये देख लें, अवाम पूरी दुनिया की लाखों, मतलब मिलियन मार्चेस हो रही हैं हर मुल्क में। सारी अवाम को नजर आ रहा है कि नस्ल खुशी हो रही है गजा में, और एक ऐसी बर्बरियत है कि हमने जिंदगी में, मतलब आई थिंक हिस्ट्री में रिकॉर्डेड इस तरह की हमने कोई सिचुएशन नहीं देखी। और बावजूद इसके
कि हर मुल्क में पूरी अवाम एक साइड पे खड़ी हुई है, तो बाकी जो तंजीमें हैं आप अभी इस वक्त देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस भी हेल्पलेस है। कोई इंस्टीट्यूशन इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सक रहा। गजा में एक पानी की बोतल अंदर नहीं जाती जब तक इसराइल वो एक और इजिप्ट अपना एक बॉर्डर नहीं खोलते। रफा क्रॉसिंग। तो मैं समझती हूँ इस वक्त सब ह्यूमैनिटेरियन वर्क खत्म हो रहा है जब इसराइल आपके हॉस्पिटल्स को बॉम्ब कर रहा है, आपकी स्कूल्स को बॉम्ब कर रहा है, आपके सिविलियंस के अगेंस्ट इतनी बर्बरियत कर रहा है और हमारे लीडर्स चुप हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर इसराइल एक साइड पे है तो सारी दुनिया के लीडर्स और मुस्लिम उम्मा के लीडर्स स्पेशली वो भी उनके साथ हैं और पूरी दुनिया की अवाम एक साइड पे खड़ी हुई है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज द ट्रूथ। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। और मारिया, जिस तरह हम देखते हैं कि दुनिया भर की सेलिब्रिटीज़ इस वक्त गजा के मुसलमानों का साथ देती हुई दिखाई देती हैं, आप क्या समझती हैं उनका आवाज़ उठाना कितना मौसर साबित हो सकता है? देखिए जी, इस वक्त मौसर आपको इसलिए नहीं नजर आ रहा क्योंकि कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन ये अल्लाह की हर मुश्किल के साथ एक ना कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। और हम सब जो कितने सालों से गजा पे बात कर रहे हैं, हमें यही नजर आ रहा है कि जिंदगी में, हमारी जिंदगी में पहली दफा नैरेटिव चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है जो हम पिछले, मतलब मैं 48 ईयर्स की, मैं 48 ईयर्स से जब से मुझे होश मैंने संभाली है, मुझे ये जो इसराइल की ऑक्यूपेशन है और जो जुल्म हो रहा है, जो नपका हुआ है, कितनी दफा अभी भी जेनोसाइड हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब पूरी दुनिया को फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये नजर आ गया है कि इसराइल की असलियत क्या है। ये लोग ऑक्यूपाई करके एक पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और नॉट ओनली कि वो चुप के कर रहे हैं, वो गाने गा के कर रहे हैं। उनके जो सिंगर्स हैं, उनके जो एक्टर्स हैं, वो बाकायदा कह रहे हैं कि जाके और मारो, उन माओ को मारो, जो प्रेग्नेंट है उन माओ को बच्चे समेत मारो। इतनी इनह्यूमन इनकी जो पूरी रेट्रिक है वो पहली दफा दुनिया देख रही है। तो मुझे ये पता है कि हम बहुत सख्त, मतलब दर्द से गुजर रहे हैं, हम इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह भी ऊपर है। और मेरा ये फेथ है कि इस दफा एक चेंज जो आई है वो ये कि पूरी दुनिया में, वेस्ट में, स्पेशली वेस्ट में, बिकॉज ईस्ट में तो हमें पता था क्या हो रहा है फलस्तीन में और गजा में, लेकिन वेस्ट में पहली दफा लोगों को पता चला है कि इसराइल किस किस्म की ऑक्यूपेशन फोर्स है। और वो ब्रिटिश जब क्रिएट वो करके गए हैं, उसके बाद इन्होंने क्या क्या जुल्म किया है। तो मैं ये कहूंगी कि ठीक है, इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, लेकिन इसराइल की असलियत सामने आ गई है। और ये जो जेनोसाइड हो रही है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है कि असल में जो बेचारे फलस्तीनी पिछले 75 ईयर से चीख रहे हैं, ये एक्चुअली किस किस्म के लोग हैं और ये बेचारे क्यों रो रहे थे। ये पहली दफा नैरेटिव मुल्क पूरी दुनिया में बदला और है। मारिया, अभी वो लोग जो आवाज़ नहीं उठा रहे, जो सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो ये बात भी कर रहे हैं कि हमें जज ना किया जाए, हम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ कर रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ खामोश हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, मैं कभी नेगेटिव कोशिश करती हूँ कि ज्यादा मैं नेगेटिव किसी के बारे में बात ना करूं। सबके अपने अपने आई थिंक प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल रीजंस होते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो फंड करती हैं इजराइल को, जिसमें मल्टीनेशनल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। और हमने देखा भी कुछ मल्टीनेशनल्स ने इजरायली आर्मी को मील्स भेजे, उन्होंने उनके लिए गिफ्ट्स भेजे। और ये जो बॉयकॉट मूवमेंट चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि इसराइल की फंडिंग इन बड़ी कंपनी से आती है। और अब जो जितनी सेलिब्रिटीज हैं जो इन कंपनी से इंडोर्समेंट्स लेते हैं, उनकी मजबूरियां होंगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, इस वक्त जो इस दुनिया में हो रहा है, अगर इस वक्त कोई स्टैंड नहीं लेता और इस वक्त अगर वो आवाज नहीं उठाता, तो फिर अल्लाह के सामने जब हम जाएंगे तो हम आई थिंक अल्लाह ताला हमारे से क्वेश्चन करेंगे। मैं एज अ डिजाइनर, जो मेरी औकात है उसके मुताबिक मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ। मैंने प्रोटेस्ट भी किए हैं, मैं 1-2 और बड़े बॉयकॉट की कैंपेन्स चला रहे हैं। हम लोग जो जिसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो करना चाहिए, और जो नहीं करा वो ये देख ले कि एक दिन अल्लाह ताला जरूर इससे हमें सवाल करेंगे, वो उनका पर्सनल मसला है। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि जो लोग गुलाम नहीं है, जो किसी और कंपनी से फंडिंग नहीं लेते,
जिनके अपने बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस भी हैं या बड़े बिजनेसेस हैं, जो किसी से पे चेक नहीं लेते ना मल्टीनेशनल से, वो सब आवाज उठा रहे हैं। जो एक पेचेक जब आप लेते हैं ना मल्टीनेशनल से, तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। जो गुलाम बने हुए हैं वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे, सिंपल सी बात। और मारिया, चूंकि बाइकॉट की मुहिम ये हम माजी में कई दफ़ा देख चुके हैं, इस पर बहुत आवाज़ उठाई जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम अगर देखें तो पाकिस्तान और इसराइल के कोई ऐसा ना डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, बिकॉज हम तस्लीम भी नहीं करते उसको, ना हमारा ट्रेड है उनके साथ। ऐसे में बहुत सी ऐसी कंपनीज जो कि पाकिस्तान में फॉर दैट मैटर किसी और इस्लामिक मुल्क में काम करती हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर उन वहीं के रहने वाले मकामी लोग काम करते हैं। ऐसे में बॉयकॉट करना किसी उस मुल्क में जहाँ पर उन्हीं के अपने लोग मुतासर हो जाएंगे, ये कैसे सोल्यूशन है? ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। आपको पता है कि अगर पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स लोग खरीदें तो हमारी इंडस्ट्री और हमारी जॉब्स, हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो करती है। ये पूरा एजेंडा इसलिए फैलाया जा रहा है कि लोग जो है ना कहें कि हमारी एक बॉयकॉट करने से क्या फायदा होगा। हम आवाम के पास है क्या? ना हमारे पास आर्मीज हैं, ना हमारे पास कोई गवर्नमेंट्स हैं। हम लोगों के पास जो एक अपने हाथ में एक पावर है वो बाइंग पावर है। और मैं सब औरतों को कहूंगी, बिकॉज ये हम लोग अपने महीने का सौदा लेते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं जी हमने हैप्पी मील खानी है, हमने ये करना है। मेरे बच्चे और हमारी पूरी खानदान के बच्चे बॉयकॉट करके बैठ गए। जब से ये जंग या जब से ये जेनोसाइड स्टार्ट हुआ है, कुछ भी हम फॉरेन इन कंपनीज की बाइंग नहीं कर रहे। और जो आपको कह रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होता, लोकल जॉब्स, अगर आप ये फॉरेन जो कंपनीज हैं इन्होंने 10 जॉब्स दी हुई है ना, आप लोकल चीज लें, वहां पर 100 जॉब्स क्रिएट होंगी। क्योंकि मैं बिजनेस करती हूँ, मेरे पास लाखों एम्प्लॉयज हैं, मुझे पता है कि एक लोकल बिजनेस का क्या फायदा होता है। और अगर जो फॉरेन बिजनेस है जो यहाँ पर बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके 10 लोग रख के बाहर से चीजें इनकी आती हैं, यहाँ पर बस थोड़ा बहुत, जब आप लोकल बिजनेस सेटअप करते हैं, लोकल बिजनेस सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो तो राय जहां नहीं कि ये लोकल बिजनेस जॉब को है ज्यादा प्रमोट वैसे भी करना चाहिए। मारिया, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी और हमसे गुफ्तगू कर रही थी। ज़ाहिर आवाज़ उठाई जा रही है और हर तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है जो इस वक्त जुल्म और सितम जारी है इसराइल का गज़ा में। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे और बात अब करते हैं जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसकी। इसमें जो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का 2 रोज़ा दौरा बलूचिस्तान, जिसने मुल्की सियासत में हलचल मचाई और उनके मुखालिफिन के लिए खतरे की घंटी बजाई। जाम कमाल खान हो, सदार रहमान खेतरान हो या सूबे के लगभग 15 इलेक्टेबल्स और इससे साथ साथ 30 से ज़ायद बड़ी सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत के बाद बलूचिस्तान में पार्टी की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो रही है और अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ इसके बाद केपी का रुख करेंगे। अब केपी में जाकर वो क्या करते हैं ज़रा ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद वो खुद एक्टिव हैं, यानी वो सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, वो सिंध में नहीं, वो जिस तरह बलूचिस्तान में गए वहाँ पे मुलाकातें की, तो ये सारी जो सूरत हाल है इससे नून लीग के मुखालिफिन या दीगर जमातें क्या सोच रही हैं, क्या राय रखती हैं, एक तो उस पर आज हम बात करेंगे। और दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, यानी देखें ना, पहले हलीफ थे और अब हरीफ हैं, चलिए हरीफ से हलीफ और फिर हरीफ, जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं तो इस वक्त ट्विटर पर भी शिकवा और जवाब शिकवा की सूरत हाल हमें नज़र आती है। जैसे कि नासिर हुसैन शाह साहब ने एक जवाब दिया था साद रफ़ीक साहब को। साद रफ़ीक साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों के नाम, वो कहते हैं कि अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्का जाना, याद किया तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि बहुत से लोग यूँ तो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने भी इस पर जवाब दिया, यानी शिकवे का जवाब शिकवा से कुछ ऐसा आया। ये मैंने खुद से शिकवा जवाब शिकवा का है, वो हाँ इकबाल का से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने तुझको तेरे ही तर्ज अमल से जाना गो कि आसान नहीं था ये सफ़र मगर तुझको ही बड़ा माना जाना, यूं ही तेरी अदा देख के याद आया वोट को इज्जत दिलाने का होगा कोई नया फॉर्मूला जाना। तो ये जो आपस की लफ्जी जंग है जो शेर व शायरी की सूरत हाल इख्तियार कर गई है, इस पर आज हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। निसार खोड़ो साहब, क्या वाकई फासले बढ़ते चले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, या कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटजी एंड दैट्स इट? देखें, पाकिस्तान में 2 बड़ी जमातें होती थीं 1988 से 2005, 6, 7 तक।
इसमें हमारी मुखालफत रही। फिर ऐसा भी हुआ कि जब हुकूमतों को कमज़ोर करने के लिए हर एक ने कोशिश करते रहे, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पार्टनर भी बने। 2008 की इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब को हम मदीना या मक्का से वापस भी ले आए कि आओ चल के इलेक्शन में हिस्सा लो, बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। 2013 में वो हुकूमत में गए, हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद। फिर 2018 में वो हारे या उससे पहले वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी है कि हमारे अपने आपस में रिश्ते कैसे रहे हैं। सही। फिर हमने कहा कि जी इमरान खान को निकालते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा टाइम दो, अभी ज़रूरी नहीं है, अभी रेत में है, अभी चलने दो, देखें कहाँ तक जाता है। फिर दूसरी दफ़ा फिर भी रोका गया। फिर हमने कहा कि भाई कब तक करोगे, आओ पीडीएम बनाते हैं। हमने पीडीएम बनाई, कोशिश की कि हम बनाए, मेज़बान बने, जिसमें सारी जमातें इकट्ठी हुई। पीडीएम ने हमें निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद शोकाज नोटिस जारी करके पीपल्स पार्टी को और एएनपी को निकाल दिया। हमने एतराज़ किया था कि लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस होने के बाद पोस्टपोन न की जाए। हमारा ये कहना है कि जी पोस्टपोन न की जाए। उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, शोकाज निकाल दिया पीपल्स पार्टी को, जो उनकी हलीफ जमात थी। एएनपी तो छोड़ गई उसी वक्त। हमने थोड़ा सा और टाइम लगाया। तो जहां साद रफीक बोल रहे हों, जहां कोई और बोल रहा हो, जहां नून लीग बोल रही है, हमने इस जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत कठिन काम किया है। हम जमहूरियत के लिए लड़ते रहे, मरते रहे कि मियाँ साहब तो मुल्क से बाहर रहे, इमरान खान के दौर में भी मुल्क से बाहर रहे, मुशर्रफ के दौर में भी मुल्क से बाहर रहे। भुगता तो हम लोगों ने, जेल में तो हम गए। अपनी मर्जी से मुल्क छोड़ना जाना हमने सीखा नहीं। लेकिन सर चले फिर भी इत्तेहाद तो आपने उन्हीं के साथ किया। आप बेशक हरीफ हैं एक दूसरे के खिलाफ। एक सेकंड हमने लॉन्ग मार्च हमने शुरू किया, उन्होंने शुरू नहीं किया। हमारी लॉन्ग मार्च के पीछे पीछे वो आए। हमने जाके शहबाज शरीफ को कहा था कि जी आप हमसे बड़ा ग्रुप हैं, इसलिए वजीर आजम बनना आपका हक बनता है या आपके किसी नामिनी को हक बनता है। हमने नहीं कहा था उनसे कि मुझे वजीर आजम बनाओ। फिर उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ अगर आए हैं तो प्लीज वफाकी वजारतों में भी आए। उन्होंने इनवाइट किया। अच्छा, हमने मांगा नहीं। बिलावल साहब ने भी बाद में हल्फ लिया था वजीर खारजा का, दूसरी काबीना के साथ नहीं लिया था। हमें कहा गया कि अगर आप सपोर्ट कर रहे हो हमें असेंबली में तो बेहतर है शराकतदार हो जाओ। उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा था। हम सिर्फ इमरान खान की मुसीबत से जान छुड़ाना चाहते थे। निसार खोड़ो साहब, लोग मानते थे कि इमरान खान ने बहुत कर लिया, हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा निसार खोड़ो साहब, क्या एक छोटा सा जुमला, सवाल भी साथ साथ करेंगे। क्योंकि इसी में आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ने सिर्फ इमरान खान साहब को निकालना था। इससे हम क्या समझें कि पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत बनाना नहीं चाहती थी? देखिए मैं तो कह रहा हूं ना कि जब इमरान खान को निकलना तो किसी ने हुकूमत तो बनानी थी। हमने इकट्ठे हुए थे, हमने कहा था कि सिर्फ आप अपनी पीएमएलएन के बुनियाद पर वजीर आजम नहीं बन सकते, लेकिन हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आप वजीर आजम बन जाए। दूसरी जमात ने भी सपोर्ट किया कि वजीर आजम बने। इमरान खान के हलीफों ने भी सपोर्ट किया कि जी इमरान खान निकले। ये जब हुकूमत बन गई तो उसके बाद हमने नहीं डिमांड किया था कि हमें वजारतें दो, ये उनकी ऑफर थी। अच्छा, फिर बैठे हम सोचे कि भाई अगर हमने निकालने में किरदार अदा किया है, हमने उनका साथ देने का किरदार अदा किया, चलो कोशिश करते हैं कि जी एक ठहराव की कैफियत पैदा हो, मिलते हैं हुकूमत में, कोशिश करते हैं कि जितनी मुसीबतें कम कर सके। ये थी सूरत हाल। अच्छा सर, इसी पे बैठ के कहते हैं कि जी हम बैठ के गिरेबान में जाके तो वो। अच्छा सर आपने कहा कि मुसीबतें कम कर सकते। पीपल्स पार्टी ने इस दौरान 16 महीने के इत्तेहाद में अवाम की कितनी मुसीबतें हल की? पीपल्स पार्टी की बात करें सर।
इत्तेहाद में रहते हुए? हाँ, मुसीबतें मैं बताता हूँ कि मुसीबतें ये मैं बताता हूँ कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब ने पाकिस्तान को उस आइसोलेशन से निकाला जिसके लिए पहले मोदी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को अकेला कर देंगे। बिलावल साहब ने इस फॉरेन मिनिस्ट्री के दौरान सिंध की जो मुसीबतें आईं, जहां बारिशों में तबाही मची, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की मदद के लिए माहौल बनाया। फिर अगर बात करो बिलावल साहब की, तो एज अ फॉरेन मिनिस्टर आपके IMF के डील को भी उन्होंने फाइनल करने में मदद की। जहाँ तक ये चीज़ें हैं, दुनिया में नाम IMF, पाकिस्तान के गरीबों की मदद के लिए यूनाइटेड नेशन का बीच में पढ़ना, फ्रांस में वो इंटरनेशनल फोरम वो पढ़ना, ये सब पाकिस्तान ठीक है। ये पॉइंट आ गया निसार साहब। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। ये तो चलो जो हुआ सो हुआ, अब जरा आगे बढ़ने की बात है। इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब या PMLN पंजाब में, सिंध में इत्तेहाद बना रही है, बलूचिस्तान में जाके बहुत सी सियासी जमातें या सियासी रहनुमा उनमें शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी इसको किस निगाह से देखती है? पीपल्स पार्टी तो सिंध तक महदूद हो रही है, वो क्यों नहीं जा रहे दूसरे सूबों में? वो क्यों नहीं टफ टाइम दे रहे पंजाब में PMLN को? मैं बात सुने, मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि PMLN को पंजाब में पजीराई नहीं मिल रही इसलिए दूसरे सूबों में जा रहा है? अगर पजीराई मिली होती तो वहां की एक्टिविटी देखते ना। वहां तो हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ की गाड़ी पर पथराव हुआ। हम तो ये देखे कि जी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो लोगों की कमेंट्स होती हैं वो PMLN के फायदे में नहीं होती। तो हो सकता है वहां उनको पजीराई नहीं मिल रही हो, इसलिए जा रहा हो बलूचिस्तान या KP जा रहा हो। अच्छा निसार खोड़ो साहब, इसमें भी तो अगर आप ये कहते हैं, इसमें भी अगर आप ये कहते हैं कि उनको पजीराई नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि पजीराई फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी को मिल रही है। मैंने कब कहा? मैं ये तो पूछ रहा हूं। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। कोशिश करेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे जितना कर सके। अच्छा, अब इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी निसार साहब? पीपल्स पार्टी की अब इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी? नून लीग अगर देखा जाए बलूचिस्तान में तो अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रही है, KP का रुख भी करने वाली है। अब क्या नून लीग पीपल्स पार्टी को टफ टाइम नहीं देगी? पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं करेगी? सर, टफ टाइम देने का मतलब क्या है? हमारा मकसद है अपने आवाम से राब्ता करो। अगर हमसे मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो इलेक्शन रिजल्ट पे इंतजार करना है। टफ टाइम देने की क्या बात है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो अपनी सियासत करे। उसमें अगर दूसरा किसी का घेरा तंग होता है तो भले महसूस करे। टफ टाइम हम क्यों बैठ के दें? जमहूरियत है, जमहूरियत में लोगों का काम है, जमहूरियत में वोट देना जमहूरियत के उन उसूलों का काम है। पीपल्स पार्टी को किरदार जानते हैं कि जमहूरियत और आइन और दूसरी चीज़ों अवाम दोस्ती में क्या उनका किरदार है। नवाज शरीफ के लिए भी जानते हैं लोग कि बाद नवाज शरीफ जब मौका मिलता है तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, हम बैठ के रोते रहते हैं। अच्छा, तो निसार साहब अब जाहिर है इस वक्त के जो हालात हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं, और जो माजी में तजर्बे आपके हुए लगता है कि वो भी इतने अच्छे नहीं रहे जिस पर आज हम सब बात भी कर रहे हैं। जाहिर है जब आपसे सवाल करें आप तो क्रिटिसाइज करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं सर कि इंतखाबात के बाद हालात जो भी हो। जी सर, सुनाएं। मैं जो बात कर रहा हूं, आप क्या मैं हकीकतें नहीं बता रहा हूं? मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ ने टेक ओवर किया नाजायज, जेल में सजा हुई उनकी, डबल उम्र कैद की, मिल्कियतों का जब्त होना, फैसले हुए हाईजैकिंग केस में, और उसी मुशर्रफ से दरखास्त की कि मुझे मुल्क से बाहर जाने दो, मेरा इलाज यहां नहीं हो सकता। और फिर तारड़ साहब ने भेज दिया उनको, वो अपनी पूरी फैमिली लेके चले गए। हम जाते रहे उनके पास कि भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे सिग्नेचर करो, वापस आओ पाकिस्तान में आके सियासत करो। हमने उनको कहा। फिर इमरान खान के टाइम में बीमारी लगी, कोर्ट सजा याफ्ता को आजाद किया कोर्ट ने। उनको भी सजा तो हुई थी ना, झूठे तरीके से या किसी तरीके से भी सजा तो हुई थी ना। जेल से निकाला गया, इमरान खान ने अपनी आफियत समझी, उसको रोका नहीं,
नहीं तो कंटेस्ट तो कर सकता था, ईसीएल पे तो डाल सकता था, लेकिन ईसीएल पे इमरान खान ने नहीं डाला और मियां साहब चले गए। और फिर 4 साल के बाद आए, सूरत हाल तब्दील हो गई, सारी असेंबलियां अभी खत्म है, इलेक्शन का सामान है। उन्होंने भी मना समझा कि मैं वापस आऊं, इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाऊं। इसमें क्या ऐसी बड़ी बात हो गई है? क्यों ऐसे आप इसको हाइप क्रिएट कर रहे हैं? यानी बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ, यानी सब कुछ नॉर्मल है। निसार खोड़ा साहब फिर ये बता दें, ज़ाहिर है पार्टी जहां है सो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर लड़ेगी, पीएमएल अपने मंशूर पर लड़ेगी, मुकाबले का हक भी है, मुकाबला होगा भी। लेकिन अभी बयानात देना, एक दूसरे के माजी के एक्सपीरियंसेस को सामने लेकर आना, जो बातें इस वक्त आप कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, पीएमएल के खिलाफ, लेकिन इंतखाबात के बाद अगर सिचुएशन ऐसे बनती है कि कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना पाती, फिर बैठ जाएंगे इकट्ठे, फिर बना लेंगे हुकूमत। जब हुकूमत खत्म होगी फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात देंगे। पाकिस्तान का है सर इसमें, अवाम का है इसमें। आपके अपने इक़्तिदार तो हैं लेकिन अवाम का है। जवाब सुने ना, जी जी जी, जवाब सुने आपने कह दिया, मैंने समझ लिया। अगर ये किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती तो सारी पार्टियों की मजबूरी होगी ना। उसमें पीपल्स पार्टी की मजबूरी की क्यों बात करें, पीएमएल की मजबूरी की भी बात करें, जेडीयू की भी बात करें, पीटीआई की भी बात करें, औरों की भी बात करें। एक मिनट, हम पिछली बातें दोहराने की बात आपने ताना दिया। क्या पाकिस्तान की सियासत से ज़िया-उल-हक को बुला सकोगे? क्या पाकिस्तान की सियासत से मुशर्रफ को बुला सकोगे जिन्होंने जमहूरियत पे डाके मारे? क्या आयूब खान को बुला सकोगे? क्या याया खान को बुला सकोगे जिसने पाकिस्तान तोड़वाया? तारीख से भागे बैठ के, आज की बैठ के बातें करें क्यों बाबा? ये है तारीख, ये बैकग्राउंड है पाकिस्तान का, ये है बैकग्राउंड पाकिस्तान का कि 1 मैन 1 वोट नहीं होता था। ये 1970 की इलेक्शन के बाद हुआ, जिसमें अवाम को बना गया कि उनका फैसला दायम है और कायम है। आप कैसे बोल सकते हैं तारीख को, पाकिस्तान की तारीख को? अब भले अपनी अपनी पार्टियां हुकूमत के लिए कोशिश करें, इलेक्शन में कोशिश करें। आप माजी की बात करते हैं निसार खोड़ा साहब, आप कहते हैं कि माजी को ना भूलें। मैं नहीं भूलता माजी को। मैं उस जुमले को भी कैसे भूल जाऊं कि मैं इसको घसीटूंगा सड़कों पर, मैं इसे गिरेबान से पकड़ूंगा, मैं इसको वजीर आजम बनने नहीं दूंगा, बनाऊंगा तो मैं वजीर आजम बनाऊंगा। मैं इन जुमलों को भी कैसे भूल जाऊं फिर? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि घसीटूंगा। मैं आपकी बात नहीं कर रही, उन्होंने कहा था कि घसीटूंगा। तो उन्हें जिन्होंने कहा था उनके साथ ही बैठ गए ना सर, यानी इक़्तिदार के लिए बैठ जाते हैं, अवाम के लिए तो नहीं बैठ रहे ना फिर। ए भाई, इक़्तिदार तो अवाम के थ्रू मिलता है ना, जब वोट करेंगे तो इक़्तिदार मिलेगा ना। फिर उसमें देखा जाता है कि अवाम के लिए क्या करते हो क्या नहीं करते हो। वोट तो अवाम ही देंगे। घसीटने की बात हमने नहीं की थी, हमने हमेशा शाइस्ता गुफ्तगू की है। चलो सर, जवाब अभी भी नहीं मिला कि इसमें अवाम का क्या होगा। ये जवाब आपने नहीं दिया। आपने माजी बता दिया, तारीख हमें बता दी। प्रेजेंट की बात करें तो आप ये कहते हैं कि हर जमात को मुकाबले का हक है, लेकिन अवाम का आपने जिक्र नहीं किया एक दफा भी। एक सेकंड जी, एक सेकंड, आपके जिक्र ने अवाम की सारी तकलीफें दूर कर दी। मैंने जिक्र नहीं किया इसलिए ताना मार दिया। मैं कह रहा हूं इक़्तिदार मिलता अवाम के हाथों है। फिर वो जमात जम के काम करती है जो अवाम के लिए कुछ करे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाए, गिरे हुए घरों को फिर से बनाए, मालकाना हुकूक दे, जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान करे, फांसी पे चढ़ जाए लेकिन भाग न जाए। ये ठीक है सर, इक़्तिदार अवाम के हाथों मिलता है तो फिर हुकूमत जिसकी भी आएगी वो फिर जाहिर है। जी सर वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है जी। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पीसीबी में भूचाल आ गया। तमाम बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं। बाबर आजम की कप्तानी का दौर खत्म हो गया और कौमी टीम के तमाम कोच ओहदों से हटा दिए गए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को मिकी आर्थर की जगह टीम डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी T20 और शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान होंगे। पीसीबी में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है और ये जो भौचाल साया है ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसकी बात भी
एंड व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा उस्मान खान भी साथ मौजूद हैं, साबिक चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उस्मान, पहले आपकी तरफ आऊँगा, आप ज़रा वापस आ चुके हैं, आप भी लाहौर में हैं। जो कल खबरें आती रहीं PCB से, मुलाकातों के बाद ट्वीट्स और उसके बाद नए नए मामलात, थोड़ा सा अहाता कीजिएगा कल सारी सिचुएशन का। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस रही और उससे पहले जो एशिया कप का जो मुद्दा था, उसके अंदर भी पाकिस्तान टीम आगे फाइनल तक नहीं जा सकी थी। और वर्ल्ड कप में तो सिर्फ 4 मैच जीते, तो उसके बाद से कप्तानी के ऊपर दबाव था बाबर आजम की, और उनके ऊपर तनकीद भी हो रही थी कि वो कैप्टनसी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी अपनी जो इनफरादी कारकर्दगी है वो भी मुतासिर हो रही है। वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर नहीं की थी, सिर्फ 3 निस्फ सेंचुरियां बनाई थी, और कई मौके ऐसे आए थे जहां पर मैच विनिंग इनिंग्स की जरूरत थी कप्तान की जानिब से, लेकिन वो नहीं हो सकी। और फिर टीम में इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही थी कि कहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि साथ नहीं दे रहे, और बॉलिंग उस लेवल की नहीं हुई। फिर फील्डिंग के शोबे के अंदर भी कमजोरी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है, ज़का अशरफ, उनके ऊपर काफी दबाव क्रिएट हो रहा था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स जिस तरीके से मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस के अंदर बैठकर तनकीद कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इसके ऊपर तमाम जो जितने भी क्रिकेटर्स थे, ज्यादातर जिसमें यूनस खान, फिर शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, उससे पहले और भी दीगर जो क्रिकेटर्स थे, उनसे मुशावरत की, और उसके बाद एक फैसले पर आए कि बाबर आजम से एक फॉर्मेट यानी वाइट बॉल फॉर्मेट की जो कप्तानी है वो वापस ले ली जाए। और इसी सिलसिले में उन्हें कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपसे हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी वापस ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप एक फॉर्मेट के ऊपर फोकस करें ताकि उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सके और पाकिस्तान को मजीद कामयाबियां दिलवा सके। तो उसके बाद फिर बाबर आजम ने एक अपना फैमिली के साथ कंसल्टेशन करके, अपने वालिदैन और से बातचीत करके इस डिसीजन पर आए कि वो तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफी हो रहे हैं। और उसके फौरन बाद ही हमने देखा कि शान मसूद और शाहीन अफरीदी के नाम अनाउंस कर दिए। ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ प्री प्लान हुआ हुआ है, और बस जैसे ही बाबर आजम ने रिजाइन करना है और उसके फौरन बाद हमने नए फॉरेन डिसीजंस लेते हुए हमें नजर आई है PCB के फॉरेन डिसीजन लिए गए। वसीम भाई, आपका कमेंट क्या होगा कल की सारी सिचुएशन पे? क्या जो हुआ अच्छा हुआ या ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, कल सिचुएशन एक तरफ शामी विकेटें उड़ा रहा था और एक तरफ हमने देखा कि हमारी यहाँ पे विकेटें गिर रही थी, तो दोनों तरफ विकेटें तो कल काफी गिरी हैं। उधर सेमीफाइनल में इधर पाकिस्तान, देखिए वर्ल्ड कप या बड़ा इवेंट होता है, उसमें जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो चीज़ों को एवेल्युएट किया जाता है, उसके बाद कुछ चेंजेस लाई जाती है, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन आई थिंक जो प्रोसेस है इसका ना, उसके ऊपर तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि जैसे अभी उस्मान ने भी कहा कि लग तो यही रहा था कि ये प्री प्लान कि कैप्टन से मीटिंग हुई, आप या मीटिंग जो होती है उसमें चीज़ों को असेस किया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू कैप्टन का लिया जाता है, कोचेस का लिया जाता है, फिर आप अपनी उस पर सोच विचार करते हैं जी क्या समझ आ रही है आपको कि किस डायरेक्शन में हमने जाना है, उसके ऊपर बात होती है और इट टेक्स टाइम। लेकिन वहां पे वो उनकी गाड़ी बाहर निकली उधर से, साथ में आई थिंक विद इन कपल ऑफ आवर्स आपने दूसरे कैप्टन पे अनाउंस कर दिए, तो दैट शोज कि इसके पीछे बहुत ज्यादा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, बल्कि पहले से डिसीजन हो चुका था। तो आई थिंक थोड़ी सी जल्दी की गई। अब राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है ये तो हमें टाइम चल के बताएगा, आगे वक्त चल के बताएगा, लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ वसीम भाई, वो जो एक कॉन्स्पिरेसी पहले क्रिएट होती रही कि टीम नहीं है, और टीम में जिस तरह से प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं और जो इल्ज़ामात लगाए भी गए, ज़रा वो शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें ऐसे थीं इल्ज़ामात की हद तक ज़ाहिर है, और उन्हीं को ज़रा कैप्टन बना देना, तो वो आपको लगता है कि ये सब कुछ अब बिल्कुल ऐसे ही ईजी रहेगा या कि लगता है तनकीद होगी बहुत ज़्यादा इस सारे प्रोसेस पर? देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, दो ग्रुप्स बन जाते हैं डिफरेंट थॉट्स के, दो ग्रुप तो आपको बनते हुए नजर आएंगे हमेशा से। अब परफॉर्म टीम अच्छा नहीं करेगी तो अब वो बाबर साइड के जो सपोर्टर्स हैं या जो फैंस हैं ऑब्वियसली वो तनकीद कड़ी करेंगे आप शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर या दूसरे जो कैप्टन बने हैं उनके ऊपर भी। तो ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ये अगर टीम के अंदर इस तरह की चीजें थी तो यस इट्स ठीक है, इसमें प्लेयर्स का भी आप कसूर कह सकते हैं, बट आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट एंड द टीम कैप्टन कि अगर टीम के अंदर ग्रुपिंग हो रही है, जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऑब्वियसली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लीडरशिप को ही लेनी पड़ती है। अगर इन खबरों में सदाकत बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें थोड़ी सी हमें नजर भी आ रही थी, लेकिन ओवरऑल फिर मैं कहूंगा कि इस पे एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन भी मैं नहीं कहूंगा, इसको बिठा के चीजों को हल करने के लिए
कि क्या एग्जैक्टली वहां पे हुआ। कोचेस की मीटिंग हुई जिसमें बुलाया गया कोचेस को, 2 कोचेस को सुना गया, बाकियों की बारी नहीं आई और मीटिंग ही खत्म हो गई है। अनप्रोफेशनली आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, कितना बड़ा डिसीजन आपने लेने हैं। तो जो आपका स्पोर्ट्स स्टाफ है, आपके कोचेस हैं, उनसे रिपोर्ट रिटर्न में भी ली जाती है और उनके साथ बाकायदा बैठ के उनको सुना जाता है जी कि कहाँ प्रॉब्लम से, क्या कप्तानी का ही प्रॉब्लम था या कोचिंग की तरफ से कुछ कोताहियां हुई हैं या सिलेक्शन में हुई हैं। लेकिन वो मीटिंग होती है, उसमें बस गोरों को थोड़ा सा बोलने दिया जाता है, बाकियों की बारी आती है तो उठ के चले जाते हैं, जी नहीं सॉरी टाइम खत्म हो गया है। उसके बाद फिर क्या बातें हैं, फिर उनके और बाद फिर जाहिर है इसी तरह से मसाइल भी सामने आ रहे होते हैं। सब सुना नहीं जाएगा तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर वो बात तो की जाएगी, अगर आप अपने प्लेयर्स की बात नहीं सुनेंगे तो। अच्छा उस्मान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर पाकिस्तान टीम ने ट्रेवल करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वहां उससे पहले पाकिस्तान टीम का एक प्रैक्टिस मैच भी होना है उनकी ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ। तो अभी इस सिलसिले में अभी सिलेक्शन कमेटी का भी मामला पीसीबी के जेरे गौर है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के भी मुतज़ाद खबरें सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि तौसीफ अहमद को जो चीफ सिलेक्टर बनाया गया था उनको हटा दिया गया, लेकिन इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई कि आया कि वो चीफ सिलेक्टर के ओहदे पर बरकरार है या नहीं है। और अब मजीद हम देखने में आ रहा है हमें के नाम मुख्तलिफ गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें वहाब रियाज का नाम भी आ रहा है, सुहेल तनवीर का नाम भी आ रहा है, लेकिन अभी ये तमाम पार्टीज जो है वो कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि आया कि उन्होंने ये ओहदा संभाला है या नहीं संभाला। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि कल जिस तरीके का एक हेक्टिक डे गुजारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फैसले के ऊपर फैसले करते गए, जैसे वसीम भाई कह रहे थे विकेटें गिरती गई, इसी तरह पाकिस्तान की भी विकेटें गिर रही थी यहाँ पर। तो इस हवाले से अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया कि टीम कब तक अनाउंस हो रही है, लेकिन कभी इम्कानात यही है कि दिसंबर से पहले कौमी टीम को सिलेक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर के में तो पाकिस्तान टीम ने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जाना ही है। अच्छा वसीम भाई, बाबर हमने एज अ कैप्टन खोया उनको या एज अ प्लेयर भी हम खो रहे हैं उनको? चूंकि अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि चलें कप्तानी तो छूटी सो छूटी, लेकिन शायद टीम में भी उनके लिए मुश्किलात होंगी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखिए, टीम के लिए तो आपका बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान एट द मोमेंट, और इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी फॉर्मेट की बात कर लें, चाहे वो टेस्ट मैचेस की बात करें, वनडे की करें, इवन T20 की भी करते हैं, तो आपका बेस्ट प्लेयर और सबसे ज्यादा जो वरी या कंसर्न यही है, और मुझे स्पेशली इसी चीज पे है कि एज अ कैप्टन तो ठीक है आप चीजें मैनेज कर लेते हैं, कैप्टन चेंज होता है उससे एट टाइम्स कोई अच्छा इम्पैक्ट भी आ सकता है या कई दफा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमने बाबर को एज अ प्लेयर खो दिया तो आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वी एवर प्रोड्यूस्ड आप कह सकते हैं जी, कि जिससे उसकी परफॉर्मेंस रही है। अब उसकी परफॉर्मेंस में निखार आना चाहिए। कप्तानी के अंदर जो सबसे बड़ा एक वो रखा गया ना उसको हटाने के लिए जी, कि एज अ कैप्टन ये परफॉर्म नहीं करे तो एज अ प्लेयर ये बहुत ज्यादा परफॉर्म करेंगे, तो वो परफॉर्मेंस ये बहुत अच्छा पॉइंट है। चूंकि जाहिर है एक अच्छा प्लेयर होना और एक अच्छा कप्तान होने बड़े अलग अलग सी बातें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कप्तान भी, अगर नहीं हो पाया, चीज़ें नहीं सही से चली, नो डजंट मैटर, अब ज़रा एज अ प्लेयर वो खेलेंगे। और मोहम्मद हफीज़ एज टीम डायरेक्टर आप कैसा देखते हैं इस फैसले को, और आप कैसे देखते हैं मोहम्मद हफीज़ साहब को एज टीम डायरेक्टर आगे चलते हुए? वो ये देखने से पहले आपका अगला सवाल आ जाएगा, तो भी पिछला बाबर का खत्म नहीं हुआ था। हफीज का देखें ये है कि एक चीज हमेशा जो थोड़ा सा मतलब मैं जिस चीज का कायल हूँ कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप स्पेशली जब आप नेशनल लेवल पे आप इतने बड़े ओहदे पे आ रहे हैं तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस उस चीज का होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने कोचिंग की होनी चाहिए, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने पास में देखा कि ये गलती हम मिसबा के साथ कर चुके हैं कि मिसबा को जब हेड कोच और सारा कुछ बनाया गया तो उससे पहले मिसबा ने कहीं पे भी कोचिंग नहीं की हुई थी। तो आई होप कि इस दफा जो है ये चीज बैकफायर नहीं करेगी, इसको बेहतर तरीके से प्लान किया जाएगा। हफीज का एक्सपीरियंस यस नहीं है, वो भी कह सकते हैं आप एक्टिव प्लेयर हैं वो, तो इस रोल के अंदर अब उनको यही है कि वो टीम कैसी अपनी बनाते हैं, आगे कोचेस कैसे रखते हैं, सारा सिस्टम वो कैसे चलाते हैं, दैट शुड बी हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि कोचिंग और ये चीजें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है अभी। अच्छा वसीम भाई, शाहीन आफरीदी के हवाले से मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि उनको एज अ T20 कैप्टन आप किस तरह देखते हैं? जाहिर है वक्त आएगा, वो आप जवाब भी यही देंगे कि वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं और ये फैसला कैसा था, लेकिन आपको उनकी कैपेसिटी क्या लगती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब उनको ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और बड़ी सोच समझ कर कप्तानी दिखानी होगी अपनी। नहीं देखिए, ठंडे दिमाग से अगर रखना ही था तो फिर
शायद आप बाबर को ही रहने देते, टू बी ऑनेस्ट। आपको जो चेंज चाहिए वो आपको एग्रेशन चाहिए थी, आपको मोर एनर्जी चाहिए, ज्यादा प्रोएक्टिव कैप्टन आपको चाहिए था। और आई थिंक बहुत से बॉक्सेस शाहीन टिक करता है। हमने ठीक है, उसका भी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, लेकिन उसने पीएसएल में अपनी टीम को जिताया मैचेस। लेकिन ठीक है, चले वो क्राइटेरिया हटा देंगे, जीतना हारना उसके अंदर, लेकिन एक जो उसकी एक पर्सनैलिटी नजर आई, फ्रंट से लीड करने वाला एलिमेंट उसके नजर आया, उसके डिसीजन जो कुछ नजर आए हमें, तो डेफिनेटली उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है और उसने वो चीज शो भी की हुई है। आप टीम को लेके कैसे साथ चलना है, मैन मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर करना होगी। बाकी आई थिंक ये डिसीजन एक अच्छा डिसीजन हो सकता है कि जो कमियां हमें नजर आ रही थी अभी पास्ट रिसेंट पास्ट के अंदर लीडरशिप के एतबार से, वो चीजें फिल कर सकता है शाहीन। लेकिन उसके साथ साथ उसको अपनी फिटनेस, परफॉर्मेंस, ये चीजों को प्रायोरिटी पे रखना ही होगा। और शान मसूद? यार शान का देखें, अब बात फिर वो ये ना कि नॉर्मली जो क्राइटेरिया एक होता है या होना चाहिए कि टीम का बेस्ट आपका परफॉर्मर होना चाहिए, बंदा फिट होना चाहिए, उसका फ्यूचर होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कुछ बॉक्सेस तो शान टिक करते हैं, लेकिन कुछ बॉक्सेस वो टिक नहीं भी करते कि इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ योर प्लेइंग 11 एट। तो आप उसको एज अ कैप्टन टीम के अंदर लेके आते हैं, तो हो सकता है शान के लिए अच्छा हो, कुछ चीजों के लिए अच्छा हो, लेकिन विद इन द ग्रुप समटाइम्स ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो दैट चैलेंज वो फेस करना होगा शान को टीम के अंदर, क्योंकि जब वो आएंगे ऑटोमेटिकली तो किसी न किसी की जगह लेके आएंगे, परफॉर्मेंस एक्सरसाइज की जाएगी, किसको निकाला जाए, किसको बाहर बिठाया जाए। तो आई थिंक ये चैलेंज शान के पास होगा। शान का ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस है कि डोमेस्टिक लेवल पे उसने कप्तानी की हुई है, लेकिन आइडियली यही होता कि विद इन द स्क्वाड जो आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, जो खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा आप लंबा सोचते, बड़ी पिक्चर देखते जी कि हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग पे जा रहे हैं, आगे चल के जो हमें 5-8 साल जो लड़का सर्व कर सकता है उसकी तरफ जाए। बट आई थिंक वंस चीजें डिसाइड हो जाती हैं तो ऑब्वियसली एज क्रिकेटर या एज एन एनालिस्ट वी शुड सपोर्ट देम बैक। एग्जैक्टली, पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वसीम भाई बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या आपके फेफड़े यानी लंग्स सेहतमंद हैं? आज इसी सवाल के साथ इस सेगमेंट का हम आगाज़ करें। नवंबर ये जो महीना है, ये लंग्स कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है ताकि हम सब जान पाएँ एक तो इस कैंसर से मुताल्लिक और कैसे इससे बचा जा सकता है, पहला सिम्टम क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ हम वैसे भी देखते हैं कोविड ने हमें बहुत सिखा दिया है, बहुत बता भी दिया है कि हमारे लंग्स की क्या हालत है या हमारी जनरली सेहत कैसी है। इसी पर आज हम बात करेंगे वन ऑफ द लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शाज़ली मंजूर साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू शेर। लंग्स कैंसर, ये वैसे कैंसर की जब हम बात करते हैं, ये उसमें से एक बड़ी कॉज है जो मौत की वजह बनती है कैंसर से होने वाली अमवात में। कैसे मालूम होता है कि आप ये जो मामला है वो कैंसर की तरफ जा रहे हैं लंग्स का? देखें, पहले तो ये है कि जो लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ है दुनिया में वो है लंग कैंसर, जिसके अभी आप ये मंथ बना रही है। और फिर उसके बाद बाकी कैंसर है, प्रोस्टेट है, बड़ी आंत का है, पेंक्रियास का है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसकी भी आप देखते हैं बहुत अवेयरनेस होती है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बात करता चलूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी कैंसर में जो प्रिवेंटेबल हैं, आप अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी जीन से मिली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्रेस्ट का जीन्स में आता है, बाकी जो है अंतड़ियों का है। लेकिन जो लंग कैंसर है ना, इसकी मेन वजह और डेथ की मेन वजह जो लीडिंग कॉज है वो स्मोकिंग है। अच्छा। जस्ट स्मोकिंग। सही, ठीक है। तो अगर स्मोकिंग रोक दी जाए, जो लोग स्मोक करते हैं, तो आप इस डेथ को या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ को हम खुद से कम कर सकते हैं। ये हमारे पास कहना नहीं चाहिए, बाकी तो इख्तियार अल्लाह के पास है, ये हमारे पास इख्तियार है। और ये मॉडिफाई रिस्क फैक्टर है जो हम कर सकते हैं। जैसे किसी का वेट ज़्यादा है तो आपसे कहोगे कि खाने में एहतियात करें, वॉक करें, एहतियात वो बड़ी ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, अच्छा कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहे होते, पैसिव स्मोकिंग, ऑब्वियसली उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, क्या उनके लंग्स भी उसी तरह से मुतासर होते हैं और क्या उनको भी लंग्स कैंसर होने का उतना ही रिस्क होता है?
जी उनका मेरे उससे थोड़ा सा उनको रिस्क ज़्यादा होता है। उसकी दो वजह हैं। एक तो वजह ये होती है कि जब आप जो बंदा स्मोक कर रहा होता है ना, वो धुआं भी लोगों पे छोड़ रहा होता है, ख़ुद उसने फ़िल्टर लगाया होता है। बेसिकली स्मोक ये जो सिगरेट है ये आपको मारती नहीं है। जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं तो आपको एक किक सी मिलती है, उसमें जो निकोटीन होती है। जिस तरह हम लोग या आप सब चाय पी रहे हैं, अगर हम रमज़ान में चाय ना पिए तो हम बड़े फटीग फील करते हैं, एडिक्शन सी हो जाती है या डिपेंडेंसी हो जाती है। इसी तरह जो स्मोकर होता है उसकी डिपेंडेंसी उस निकोटीन पे होती है, जो कि उस टबैको को बर्न करने के बाद वो इनहेल करता है। उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा, आपको हाई कर देगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह तेज़ हो जाएगी। लेकिन जब वो टबैको और वो पेपर बर्न करता है ना, उसमें जो कैंसर के मवाद जो निकलते हैं 200-300 के मुताबिक होते हैं वो। तो जो लोग उसको इनहेल करेंगे, उस स्मोकर के भी या जो उसके साथ बैठे हैं, तो वो अंदर जाएगा, लंग्स में वो अपने कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है और उससे ये होता है कि वो लंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा, लंग्स को ख़राब करेगा और फिर कैंसर सेल उसमें बनेंगे, वो लंग कैंसर की तरफ जाएगा। देखिए ये तो मामला है कैंसर का, लेकिन ज़रा लंग्स से जुड़ी और बहुत सी बीमारियां भी हैं। हम देखते हैं बहुत से इन्फेक्शंस हैं, बहुत सी एलर्जीज़ हैं और आजकल हमें नज़र भी आती हैं एलर्जीज़ ट्रिगर होती भी। अब किसी का ट्रिगर फैक्टर टेम्परेचर होगा, किसी का ट्रिगर फैक्टर स्मोक होगा, किसी का डस्ट होगा, किसी का पोलन हो सकता है। और आप भी यही देख रहे हैं कि आजकल ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एलर्जीज़ के आपके पास? जी शुएब, देखें ये सीज़न है, वैसे भी जब भी गर्मी से सर्दियाँ आती हैं तो वायरसेस जो हैं वो सर्दी में थोड़ा सा ग्रो ज़्यादा करते हैं और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी कोई 8-9 डिग्री कम हो जाता है हम सब का। तो जो हमारा नाक से बेसिकली ये वायरस जो है ना, ये अंदर जाते हैं, ये ग्रो करते हैं और सर्दी में इम्यून रिस्पांस हम लोगों का कम हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम होती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम खुद जानबूझ के नहीं करते। तो ये जो वायरस होते हैं ये उसमें ग्रो करते हैं, ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और ये फिर इस तरह के सिम्टम्स करते हैं जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं, जिसमें छींकें आना, खांसी होना और गले में खराश है। और फिर उसको अगर आप कहें तो ये तो एलर्जिक सिस्टम है, सिम्टम्स है। फिर उसमें एस्थमा हो जाना, सांस की नालियां तंग हो जाना और मरीज़ का जो है वो सांस उसमें ख़राब होता है। तो वो ये सारी जो वायरसेस आती हैं, जिसमें कोरोना एक वायरस है, एक RSV वायरस हम कहते हैं या मेन राइनो वायरस, ये वायरल इन्फेक्शंस आते रहते हैं। इन्फ्लुएंजा फिर इसमें सबसे ख़राब और ख़तरनाक है कोरोना के बाद। अच्छा। तो कोरोना जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स करता है और बच्चों में और ख़ास तौर पे बूढ़े जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनमें ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनमें नमोनिया हो जाता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन नमोनिया। तो और फिर बाकी जो पोल्यूशन है उसमें आप अगर सर्दी है तो स्मॉग आजकल बहुत ज़्यादा है और दूसरा डस्ट, तो डस्ट तो हर साल ही रहेगी ना, डस्ट को हम फाइट नहीं कर सकते। स्मोक भले कुछ जगहों पर है। अब आपने देखा कि पंजाब की साइड में जाहिर बात है कि एक तो फॉग है और उसके साथ स्मोक है, तो ये मिल के स्मॉग बनाती है हमारी, हम खुद इससे एक लेयर ओजोन की एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी पंजाब के साइड पे, उन्होंने सारी जो लेफ़्ट ओवर होती क्रॉप्स की उसको वो जलाते हैं। जब ये जलती है तो फिर फैक्ट्रीज़ के धुएँ हैं, ये मिल के उसको स्मॉग बनाती है। तो फिर सांस लेना, ऑक्सीजन का आना, नेचुरल जो एयर है जो आपको जिससे हम लोग करते वो हम सांस उसमें नहीं लेते, तो हम इसमें सांस ले रहे हैं, उससे आपके लंग्स। हाँ, तो ये डबल ट्रिपल इफेक्ट हो जाता है। एक तो सर्दी आ गई, ऊपर से स्मॉग हो गई, पोल्यूशन है जो भी है, तो फिर लोग इसमें ज़्यादा बीमार होते हैं। कोविड की अगर बात करें उसके बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही अभी तक, या उनकी सांस फूल रही है उस तरीके से, उनको एलर्जीज बार बार अटैक कर रही हैं। तो इसका क्या वाकई लंग्स को मुतासर कर चुका है या फिर अब ये जो पोस्ट सिम्टम्स है ये रहेंगे थ्रू आउट? देखिए उसकी जो सबसे ज़्यादा मेन कॉम्प्लिकेशन थी वो तो फाइब्रोसिस थी। मतलब ये था कि फेफड़े बिल्कुल डैमेज हो जाते थे, जिस तरह आपने मकड़ी का जाला देखा उस तरह हो जाते थे, और फिर उसकी वजह से मरीज़ जो डिसेबल भी हो गए, फिर ऑक्सीजन पे भी आए। ज़्यादा बात उसकी वजह से स्टिफ लंग हम उन्हें कहते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी नहीं रहती। लेकिन उसके बाद मैंने जितने मरीज़ मैंने देखे इतने साल में, उसके बाद जो उनकी कॉमन सिम्टम्स जो हमारे पास आती है लंग रिलेटेड, बाकी भी थी, वो यही था कि उनका सांस चढ़ता है और फटीग होते हैं, और जब सीढ़ियाँ ख़ास तौर पे करना या चढ़ना या कोई मशक्क़त का काम है तो उसमें ये कि ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये इवेंचुअली डेवलप कर जाते हैं एस्थमा, जो आम ज़ुबान में आप दमा कहते हैं। तो ये टोटली रिवर्सिबल
फिनोमिना है और डिजीज़ है। आप इसको अगर डॉक्टर को जिससे पहले कोरोना के चेक करा रहे हैं मुझसे या कोई भी, तो अगर वो डायग्नोज कर लें, बेसिकली मिसडायग्नोज हो जाता है, लोग जाते नहीं, ये थोड़ा बहुत सांस है जी, कोरोना था, लेकिन मेरे ख्याल से इसको डायग्नोज नहीं होता, फिर ज़रा ट्रीटमेंट नहीं नहीं होता, तो जाना चाहिए डॉक्टर को, थोड़ी से अलामत हो ताकि वो ठीक हो जाए, नॉर्मल वो अपनी नॉर्मल जो ज़िंदगी वो प्रॉपर्ली गुजारे। बिल्कुल ठीक है। अब ये नज़ला ज़ुकाम खांसी, इसके हमें केसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अब इसमें ये कैसे डिटर्मिन होता है कि अच्छा ये वायरल इन्फेक्शन है कि या कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर वायरल है तो फिर एंटीवायरल चाहिए और अगर बैक्टीरियल तो एंटीबायोटिक चाहिए। ज़्यादातर यही होता है कि इसमें दो चीज़ें शुरू में, एक कोल्ड है जो आम कोल्ड नज़ला ज़ुकाम है और वो लास्ट करता है 3-4 से 5 दिन। ओके। बच्चों के स्कूल से ले आएंगे, घर वालों को सबको लगा, ज़्यादातर ये उधर से ही आता है। ठीक है। वो तो एक होता है 3-4 दिन रह जाता है, बुखार हुआ, नज़ला ज़ुकाम खुद ही सबसाइड हो गया। जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो फ्लू होता है, वो बेसिकली ज़्यादा सख्त होता है, तेज़ होता है, उसके अलामात ज़्यादा होते हैं, बुखार बहुत हाई ग्रेड होता है, वो किस तरह ठीक नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है ना, तो हम बाज़ उसको फ्लू कहते हैं। अच्छा। फ्लू अलग है और जो कॉमन कोल्ड है वो अलग है, वो डिफरेंट वायरस से होता है और जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा से होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने जैसे आपको कहा कि वो निमोनिया की तरफ सिम्टम से मालूम होता है, सिम्टम से मालूम हो जाता है, जल्दी जाएगा नहीं, बुखार तेज हो जाएगा, मरीज का सांस फूलेगा, चेस्ट में दर्द हो जाएगी, एक्सरे कराएंगे तो निमोनिया है। और खासतौर मैंने आपको कहा वल्नरेबल वो होते हैं जो बहुत यंग किड्स होते हैं, 5 साल से कम उम्र, बूढ़े होते हैं, या उनको जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, दिल की बीमारी है या लंग्स की पहले से है या गुर्दे की है, जिगर, जो भी मतलब उनको पुरानी बीमारी या ओल्ड एज है, बिल्कुल तो सही है। उनमें फिर आप ख्याल रखें कि अगर 2-3 दिन तक मरीज ठीक नहीं हो रहा, उसका सांस भी खराब हो रहा है, उसको बुखार भी तेज हो रहा है, तो आप उसको फौरन फिर डॉक्टर के पास खुद से डॉक्टरी मत करें, डॉक्टर के पास ले जाना बड़ा छोटा सा ऐलान भी करते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डॉक्टर शाजली से अगर बात करना चाहते हैं आप, कोई भी सवाल अगर आपका है लंग्स की सेहत से मुताल्लिक है, ज़रा आपकी सेहत से मुताल्लिक, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़ ज़रा, जब हम लंग्स की बात कर रहे हैं, हम सांस की बात कर रहे हैं, खराटे, ये जो खराटे लिए जाते हैं इसका ताल्लुक लंग्स से होता है? नहीं, लंग्स से नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि आज आप सारी चेस्ट की बीमारियां मुझसे आज ही पूछ के रखें। लगता है इम्तिहान में मैं बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये मिसडायग्नोज्ड और अंडर डायग्नोज्ड जो है ये खुराटों का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं और उनके साथ उनका पार्टनर बताता है या कोई भी उनके घर में रहता है कि जी ये रात में बहुत खुराटे, वो तो सो रहे होते हैं कि वो तो मानने को तैयार नहीं होते, उनकी वीडियो बना के दिखाई ना जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, वो मज़े से सो रहे हैं, वो खुराटे ले रहे हैं, उनको दुनिया का पता नहीं है। लेकिन मजाक एक तरफ है, लेकिन इट कैन बिकम अ सीरियस इशू। खुराटे शायद मैं भी लेता हूँ, आप भी कभी हो सकता है लेते हैं खुराटे, कभी बहुत थकावट हो, तो थकावट में या पोस्चर में या नाक बंद हो या मतलब समथिंग, तो आप ले लेते हैं। लेकिन जब आप कॉन्टीन्यूस खुराटे लें और उस लेवल के लें, और खुराटों के साथ जो अलामत हमें देखनी चाहिए, जो पार्टनर है वो बताता है कि रात को ये झटके मारते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल टाइम उठते हैं और झटके लगते हैं, चोक करते हैं, उसे हम कहते हैं चोक, मतलब सांस रुकना, मतलब जैसे आप सांस रुक के उठ गए, रात को ये 3-4 दफ़ा उठते थे, पता नहीं क्या, कोई कहता है मेरा गला कोई दबा रहा था, कोई वो ख़तरनाक है जी। उसका मतलब ये है कि इनका सांस रुक रहा है, इनकी सांस की नाली तंग हो रही है। ये एक फिनोमेना है, मतलब ये एक पूरी जिसे कहते हैं डिजीज़ है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि जब आप सो रहे होते हैं आपकी सांस की नाली बंद हो जाती है। अच्छा, जब हम सोते हैं सांस की नाली या उसके जो मसल्स हैं इर्द गिर्द या हमारे पट्टे, आप देखें हम सारे ऐसे होकर सोए होते हैं, तो वो भी अंदर का भी माहौल जो है वो ऐसे ही होता है, हम सो जाते हैं, लेकिन हमारी सांस की नाली खुली रहती है। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे सांस को कंट्रोल करता है वो जागा होता है, वो जाग रहा होता है। तो ये जो खुराटे वाला मरीज़ है, इसका क्या होता है कि इसकी सांस की नाली तंग हो जाती है। अच्छा। और वो बंद हो जाती है, तो एक हद तक वो तो खुराटे तो लेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू होती है तो एक ऐसा लेवल आता है कि ब्रेन जागा हुआ, अल्लाह मियाँ का ये निज़ाम है कि वो उस लेवल पे आके उसको एक झटका मारता है कि उठो सांस लो, और वो बंदा उठता है और वो फिर उसका सांस बहाल हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन, ये वो सारी रात करता रहता है। अगर ये फिनोमेना, ये चीज़ जारी रहती है तो इस मरीज़ को ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। अच्छा। इस मरीज़ को दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है,
इस मरीज़ का और बीमारियां आ दिल सकती बड़ा हो हैं। सकता है, इस मरीज़ को स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का अटैक, इसको सडन हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये खतरनाक बीमारी में, क्योंकि ऑक्सीजन गिर रही है Yes. ना रात को, सारी रात ऑर्गन्स को- मुतासर हो रहे हैं। करना क्या चाहिए, इस पर बात करेंगे। कॉलर भी है, नजम है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नजम, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप लंग्स को कैसे चेक कर सकते हैं कि बताएं लंग्स जी। आपके ठीक हैं कि नहीं। विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स लंग्स को तो नहीं चेक कर सकते, अलामात हम पूछ सकते हैं, थोड़ी बहुती आप उनसे बता सकते हैं कि आप चलते हैं तो सांस फूलता है वो कि नहीं कोविड में बड़ा फूलता। एक वीडियो आई थी ना जी, फूक आप पता नहीं कितनी देर तक आप मारते नहीं, रहे तो नहीं, आपकी नहीं, लंग्स नहीं। ठीक हो या गए। अगर आप सांस इतनी देर तक रोक सकते हैं, नहीं, वो तो आप फिर मेरा आपकी भी lungs रोकें तो healthy शायद हैं। मैं कुछ सेकंड भी ना, वो मतलब अगर आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप वॉक करते हैं, आपको मतलब बोझ थोड़ा बहुत उठा लेते हैं, अगर उसमें सांस नहीं फूलता तो डेफिनेटली आपको कोई सांस की बीमारी ऐसे नहीं है। Right. हाँ, अलामात मैंने आपको बता दी कि आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं आप पहले वो कर रहे होते थे, अब वो कर नहीं पाते हैं, इसका मतलब है कि कोई चीज़ ठीक नहीं यानी है। बुनियादी सी बात है, अगर आपका रूटीन में सांस फूलना शुरू हो जाए तो चेक करवा लें। जी, मरीज को पता चल जाता है। Okay. मरीज इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है कि देखो ये पहले मैं काम नहीं कर सक रहा था, अब मैं थोड़े से भी ये काम करता हूँ जो तो ये- जिससे मैं थकता नहीं था, वो मुझे अब फूल है, तो वो आपके पास आ और जाएगा। डॉक्टर साहब एक्सरे से ही पता चलता है कि आपकी एक्सेस में लंग्स पता हेल्दी चल हैं कि जाता है, नहीं। लंग फंक्शन टेस्ट उसके वो डिपेंड करता है कि क्या वो अलामात लेके आता है। सही। तो मतलब बाज़ा होता है कि सर्दियों में हमारे फेफड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं, गर्मियों में फूल जाते हैं, हमसे भी बाज़ा सर्दियों में मतलब जैसे आप ना गूज बम बन जाए, सर्दी में बंदा कंस्ट्रिक्ट कर जाती है चीज़ें, तो आप थोड़ा चलेंगे वो करेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपके लंग्स खराब हैं। Okay. तो ये नहीं कि सारे लोग अपने लंग्स चेक कराने लग जाए, ये भी कोई ठीक ये नहीं ठीक है। बात पहले है। एक और डॉक्टर को- कॉलर भी है जी, खुरम है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम खुरम, क्या पूछना चाहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गया। एक और कॉलर याहिया है कराची से। याहिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम और डॉक्टर साहब की सलाम हो। यार आपने ऐसा मौजूद छेड़ दिया है कि जिसमें मेरी और मेरी बीवी की बड़ी जंग होती है। वो कहती है आप कराटे लेते हैं, मैं कहता हूँ आप लेती हैं, तो वो फिर मैंने कहा मैं आपको रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी, मैंने कहा आपको भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो चक्कर ये है कि देखिए डॉक्टर से मुझे सवाल ये, डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि कराटे लेना, कितने खराटे लेना नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मलिटी हो जाती है अगर ज्यादा खराटे लें? खराटे लेना भी जरूरी है, ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे मुझे साइनस है, ठीक है, तो मैं जब ज़ाहिर मेरा गला भी चोक होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप ये बताएं कि अगर हम रात को कोई ऐसा कहवा या हम रात में क्या ऐसा कुछ अमल बताएं जिससे हम करने हमारी खराटे में कुछ कमी वाक़ई हो सकती है? अच्छा डॉक्टर साहब, वो पहला सवाल ये कि एक तो आपने बताया ना कि आप चोक करके आप उठते हैं, जो आपकी ये बता सांस रहे हैं, रुकती ये है, बता रहे हैं, लेकिन जो दूसरी चीज ये कि जो नॉर्मली लोग खराटे लेते हैं, देखिए उसमें अब इन्होंने याही साहब ने बात की ना कि इनको साइनस का प्रॉब्लम है। अगर हमारा नाक बंद हो जाता है, यूजली हम लोग नोज से सांस लेते, नोज ब्रीदर होते हैं, कुछ लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं, सोते भी सांस, तो डिफरेंट लोग होते हैं। ज़्यादातर ये होता है अगर आपका नाक बंद है और मुंह से खोल के सो रहे हैं तो आपको चांस ज़्यादा है कि आपका खुराटे भी होंगे, आप चोक भी करेंगे, ड्राइनेस होगी, बार बार उठेंगे, पानी पिएंगे। तो पहले तो उनकी अलामात का हमें पता चलना चाहिए कि उनके अलामात क्या। अगर साइनस की वजह से तो साइनस को हमें ट्रीट करना चाहिए। अगर साइनस के बावजूद भी इनको हो रहा है और ये बार बार उठ रहे हैं, और जिस तरह चोकिंग का कहा है, चोकिंग मैंने कहा वो ख़तरनाक हो जाती ठीक है। है। खराटे हो सकता है मैं भी कभी कभी ले लूँ, लेकिन अगर चोकिंग हो रही है तो फिर ये अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। उसका एक स्पेशल हम टेस्ट करते हैं जिसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं। वो रात में टेस्ट होता है, कुछ गैजेट्स हम लगा देते हैं, मरीज़ अपना नॉर्मल एक्टिविटी करता है, रात को उठता है, अगर उसने वो टॉयलेट जाना है वो भी जाएगा, सोएगा, कितनी दफ़ा सोएगा, क्या करेगा खुराटे, वो सारा एक टेस्ट हम कराते हैं। लेकिन उससे पहले हमें उससे अलामात देखनी पड़ती हैं, उसका मुआयना करना पड़ता है। ज़्यादातर ये जो स्लीप जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ज़्यादा तो उन लोगों में जो थोड़े ओवरवेट या ओबीस लोगों में, लेकिन हम लोग बड़े यंग लोगों में और पतले लोगों में भी हम देखते हैं। उसका फिर और रीज़न हो सकती है, उसका रीज़न ये कि उनकी बनावट है, अंदर से कुछ टॉन्सिल्स हैं अंदर, वो जिसमें ये रीज़न कह हो रहे हैं कि सकती है। साइनस है, वो फिर डॉक्टर को देखना पड़ता पड़ेगा। है। एक और दूसरा कॉल ये है। कि मैं इनके लिए कह रहा था कि इनका बेस्ट इलाज ये कि कमरा अलग-अलग कर लें। ना ऐसे ना करें जी। तारिक महमूद हमारे साथ हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था, मुझे कोई 3 साल पहले डायग्नोज हुआ था नेजोफेरेंजियल ट्यूमर, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको पता साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं। मुझे कोई ये बोन्स वगैरह में कोई थोड़ा रिब्स में दर्द होना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने पहले तो मान नहीं रहे थे, कहता हमारा ये मसला नहीं है जो ऑन्कोलॉजिस्ट, फिर उन्होंने कहा जी आप इसका
वो पेट स्कैन करा लें। तो पेट स्कैन कराए, कुछ स्पॉट्स आए, तो वो उन्होंने कहा 3 महीने बाद फिर कराएंगे, फिर वो उसी तरह ही थे। फिर 6 महीने बाद कराए, फिर कुछ बढ़ गए थे, तो उन्होंने फिर बायोप्सी कराई। तो बायोप्सी तो क्लियर थी, वो कहते हैं ये रीचेबल पॉइंट्स तक बायोप्सी होती है, ये क्लियर है। अभी 3 महीने बाद फिर कराया, फिर कुछ बढ़ रहे हैं, तो उनका ख्याल ये है कि ये वही बीमारी है। तो ये उसके अलावा भी कोई हो सकती है, लेकिन सिम्टम नहीं है कोई, अल्लाह का शुक्र है। जी, इससे पहले आप रिस्पॉन्ड करें, एक और कॉलर ले लेते हैं। खुरम शहजाद, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं कह रहा था कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, जो विपरों की अलामत है उसमें कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? लंग्स की हेल्थ के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? चलिए जी, पहले तो मेरे ख्याल ये पहले भी इस तरह का एक सवाल आया था। अच्छा, जहाँ तक इनका ताल्लुक है, वो कह रहे थे कि मुझे का कैंसर है, जो भी बता रहे थे, तो पेट स्कैन में वो शो हो रहा है, लेकिन बायोप्सी इनकी जो है क्लियर आई है। देखिए, इस तरह के जो कैंसर होता है यूजली उसको हम फॉलो करते हैं 2 इयर्स तक। अगर वो थोड़ा बहुत ग्रो भी कर जाता है उसका एरिया, तो उस जगह पे कुछ सोजिश, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी। अगर चोट एक जगह लगी है तो आप देखते हैं कि उसका नील या उसका निशान या उसकी सोजिश साथ वाली जगह पे भी होती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो अच्छी बात ये है कि इनका जो ट्यूमर है वो ठीक है, उसकी बायोप्सी नेगेटिव है। लेकिन मेरा इनको मशवरा ये है कि ये जब पेट स्कैन कराएं और अगर वो बढ़ रहा है तो दोबारा इनको बायोप्सी करानी चाहिए। जी ठीक। और दूसरे जो साहब थे उन्होंने कहा जी क्या खाएं? हाँ जी, इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है क्या ना खाएं? क्या ना खाएं, मैं भी यही कहने लगा था। देखिए, खाने के लिहाज से ये कि आप हर चीज़ खाएं, ओके, बैलेंस्ड खुराक रखें, किसी एक चीज़ को अपने खुराक का हिस्सा ना बनाएं। और उसमें यह है कि आप विटामिन्स लें। नॉर्मल बंदे को विटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग आजकल थोड़ा सा विटामिन डी की बहुत बात करते हैं, उसकी वजह ये है कि हम लोग बाहर का टाइम नहीं गुजारते हैं। पहले लोग बाहर बैठते थे, जिस तरह आपको पता है, तो विटामिन डी हम लोग यंग लोगों में भी देख रहे हैं। और तो उसका आप ये है कि आप टेस्ट मेस्ट करा लें। लेकिन एज सच अगर आपको फटीग नहीं है, अगर अपना काम ठीक कर रहे हैं, आपको नींद सही आती है, अपना बैलेंस डाइट रख रहे हैं, एक्सरसाइज में वॉक कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ करने से आपकी कोई बहुत मतलब कुछ नहीं होगा। जैसा कोविड में लोगों ने बहुत कुछ लेना शुरू कर दिया था, लेकिन आप नॉर्मल जिंदगी आप गुजार सकते हैं। अच्छा जी, आरिफ है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे? कहा है कि खराटे मुझे आते हैं रात को। खराटे आते हैं उन्हें रात को क्योंकि दिन में सोते नहीं है ना। ये उनका सवाल है। तो ऑलरेडी आई थिंक हम इसको रिस्पॉन्ड हम कर भी चुके हैं कि अगर आपकी सांस नहीं रुक रही तो फिर मतलब एक नॉर्मल अमल भी हो सकता है। साइनस का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी अच्छा ये भी इसमें पोस्चर रिलेटेड भी, बाज लोग सीधा लेटने से ज्यादा खराटे लेते हैं, तो यू कैन चेंज योर पोस्चर। ये बिल्कुल होता है, जो खराटे ले रहा हो उसको आप जरा सा लेफ्ट या राइट कर दे तो ठीक हो जाता है मामला। जैसे कि कुछ साथ पार्टनर वो पुश कर दे कि भाई इधर सो जाओ, तो मतलब there's no harm। बेड से गिरा दे। हाँ, बेड से गिरा दे। दूसरा ये है कि आप तकिया पीछे रख सकते हैं एक साइड पे ना, तो यू कैन स्लीप ऑन योर साइड्स। पहले ही रख लें कि मैंने इधर मुड़ूंगा या मैं सीधा सोऊंगा तो मुझे आएंगे। तो आप पोस्चर, खुराटे ज़्यादातर पोस्चर रिलेटेड होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो करके ट्राई करें जी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई है। बड़ी कॉल्स आ रही है, ज़्यादा ये जो कॉल्स है ना खराटों से मुताल्लिक आ रही हैं। ये खराटों ने बहुत तंग किया है। आज टॉपिक छेड़ दिया। हालांकि टॉपिक हमारा शुरू कहीं और से हुआ था, आया खराटों पे, रुक गया वहाँ पे। अच्छा, वैसे फिर भी जब इस पोस्टर की बात आपने की, अगर पोस्टर चेंज करने से भी मसला हल नहीं हो रहा, क्या कोई दवाई भी होती है, कोई इलाज भी होता है? नहीं, इसका पहले मैंने आपको कहा ना कि वो हमें टेस्ट करना पड़ता है। रीज़न क्या है? फिर उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि क्या वजह है, वाकई में इसका सांस रुकता है, अच्छा उसमें ऑक्सीजन ड्रॉप होती है और कितनी दफ़ा होती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। जिस तरह आपने कहा ना, आप कोई चीज़ कहते हैं 0 to 10, उसकी इंटेंसिटी है। मतलब आपने कहा जी 2 है, 2 इज़ नथिंग, 5 से ऊपर है तो माइल्ड डिजीज़ होगी, 8 है, 10 है, 15 है, वो फिर हम उसके मुताबिक करते हैं। ऑक्सीजन कितनी गिरती है, और बाज़ लोगों को माइल्ड सा होता है, खुराटे ले रहे होते हैं लेकिन बाकी उसके साथ चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही होती। तो वो फिर देख के एक और कॉल है जी। मोहम्मद अफजल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची में तो अभी ठंड भी नहीं आई और देखें कराची से खराटे ज़्यादा है उधर कराची में। खराटे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब से पूछना था मुझे जी, मैं ना रात में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस वास की कोई भी, लेकिन ये कि मुझे खराटे बहुत ज्यादा आते हैं। और डॉक्टर साहब ने भी बीच में कहते हैं सांस वास का मसला नहीं है, खराटे ज्यादा आते हैं।
खराटे बहुत ज्यादा आते हैं, वैसे मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा एक मिनट कभी आपकी किसी ने वीडियो बनाई या ऑडियो रिकॉर्ड किया खराटों की? जी जी बिल्कुल की है, मेरी बेटी उसने की, कह रही पापा आप रात में जो आप रिक्शा चलाते हैं ये आपका भी यही हाल है? आप बताएं रिक्शा बंद कैसे करें जी? बस वो आपको मैंने बताया ना कि थोड़ा सा उसको हम स्लीप हाइजीन भी कह सकते हैं। ओके। मतलब आप अच्छी लाइटें बंद करें, शोर ना हो, आप रात को कोई ज़्यादा हैवी मील ना लें, उस तरह आप पोस्चर थोड़ा सा ऊपर करके सोएं। और जैसे मैंने कहा कि समटाइम्स ज़्यादातर लोग ना प्रॉब्लम उनको पोस्चर होता है। हमने देखा है कि जो लोग उल्टा सोते हैं ना उनमें खराटे नहीं होते। अच्छा। नहीं होते, मतलब कम होते हैं लेकिन somehow it's again posture related। कहा जाता है उल्टा सोना वैसे ही बड़ा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम चारों पोजीशन देखते हैं कि हम सीधा उसने कितने खराटे लिए, या सांस बंद हुआ, या लेफ्ट पे हुआ, राइट पे हुआ, या उल्टा। तो अब उसको हम नहीं कह सकते आप उल्टा लेते हैं। उल्टे में फिर ये कि सारा पर आ जाएगा, मतलब सांस रुक सकता है स्टमक के, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा यही है कि अगर सिर्फ खराटे हैं और सांस नहीं रुकता, ये पार्टनर उनका बता सकता है, जो भी सोता है, बच्चे सोते हैं, वाइफ सोती है, या हस्बैंड सोता है, और उसके बाद अगर वो अगर बताते हैं कि नहीं ये रात को उठते हैं और जैसा कहते हैं सांस रुक के चोक करके उठ जाते हैं, ऐसे ना इस तरह के खराटे लेता रहा कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसका उठना है बार बार, उससे क्या होता है कि एक तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, दूसरा उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं पूरा होता। फिर जो दिन में जागेगा ना तो वो गिरेगा, सोएगा, मीटिंग्स में सो रहे होते हैं, गाड़ी चलाते चलाते। ऐसे हमारे पेशेंट आते हैं जिनकी वाइफ या लोग लेके आते हैं कि भाई हमारा हस्बैंड गाड़ी चलाते सो जाता है, टक्कर मार दी, किसी की हड्डी तोड़ दी, मोटरसाइकिल वाले को मार दिया, गाड़ी वाले मुकदमे भी चल रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी एक्चुअल इट कैन बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। तो इसको आप लाइट ना मजाकन तो हम वैसे कह सकते हैं खराटे ले रहे हैं, लाइट ना लें ज़्यादा बेहतर है। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, मिसेज राशिद है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भी। क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? या राशिद साहब की शिकायत तो नहीं लगानी? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड भी ना खराटे लेते हैं, बस वही हमारी दोनों की लड़ाई होती है। वो कहते आप लेती है, मैं कहती हूँ आप लेते। राशिद साहब की शिकायत है ये। और उन्होंने बता दिया कि ये शिकायत राशिद साहब को इनसे भी है। अब सबा एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये खराटे जो आती हैं, ये क्या किसी डॉक्टर से हमें इसके बारे में पूछना चाहिए या कोई इसका हल मेडिसिन है? मेरे मतलब भाई हैं, वो करवट से भी लेटते हैं और नींद भी सही है, लेकिन उसके बावजूद खराटे होते हैं। इसके लिए या तो कोई घरेलू टिप्स तो नहीं मैं आपसे पूछ सकती, लेकिन कोई मशवरा बताएं, क्या हमें डॉक्टर से इनके इलाज के लिए डिस्कस करना चाहिए कि क्या वजह होती है, क्या रीजन होता है? ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आई थिंक आप मल्टीपल टाइम्स इसका जवाब दे चुके हैं। बेहतर तो आपने खुद कह दिया कि वीडियो बना लें, अपने किसी डॉक्टर को दिखाएं, और उसमें वीडियो में हमें पता चल जाता है कि अगर वो सांस रोक रहे हैं, मतलब अगर खुराटे ले रहे हैं और बीच में और फिर जागते हैं, मतलब कहते हैं सांस की आवाज़ आती है, मैं करके भी दिखाता हूँ, कहते हैं और बंदा जाग जाता है, वो तो वो चौक हो रहा है, चौक हो गया, सांस वो खतरनाक है ना, सांस रुक गया। अच्छा, ये बच्चों में भी हो सकता है, यंग बच्चे भी मैं देखता हूँ जिनमें ये होता है, जिनकी मदर्स वीडियो बना के लेके कि डॉक्टर साहब ये हमारा बच्चा ऐसे सोच रहा है, फिर ऐसे सो रहा है। दूसरा ये कि हो सकता है ये खुराटे ना हो सकता है वाकई में इसको कोई सांस ही की अलामत हो रही हो, कोई दमे का अटैक हो रहा हो, ये तो हम कह रहे हैं कोई हार्ट का मसला हो रहा हो। तो आप वीडियो बनाएं, अगर आपको लगता है कि ये रात में जागते नहीं है, सांस नहीं रुकता, तो आप वीडियो बना के अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो डॉक्टर उसको इंटेलिजेंटली, दवाई का इलाज हम बता नहीं सकते, जाहिर है इसका ये इलाज नहीं कि मैंने दिया, उसमें क्या होगा कि मरीज को टाइम लगता जाएगा, खुदा ना खासा उससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो नॉर्मल फिर बता रहा हूँ, खुराटे से डरना नहीं चाहिए, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में खुराटे लेता है, ये नहीं कि अब सारे खुराटे वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाए, नहीं करें, मत लिया करें। हाँ, लेकिन ये अपने बस में नहीं है ना, तो जो ले रहे हैं दूसरा उसकी वीडियो बनाए। मैंने उससे पहले कह दिया कि सिर्फ खुराटों का मसला है तो फिर आप अलग-अलग, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किचन गार्डनिंग की बात करते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये टर्मिनोलॉजीज हम सुनते भी आए, पढ़ते भी आए, बहुत कम, लेकिन बहरहाल मिसालें भी हमारे सामने आती रहीं।
तो इस्लामाबाद में एक खातून है, क्या ज़बरदस्त उनका लॉन है, क्या ज़बरदस्त उन्होंने अपना घर पौधों से सजाया है और पानी का एक एक कतरा कैसे वो बचाते हैं, कैसे वो इस्तेमाल करते हैं। सबीन गई थी और मैं इनके पीछे पीछे से देखने गया था कि लॉन उनका कैसा है, तो आपको लेकर चलते हैं उसी गार्डन में। आज के दौर में तमाम लोग ये सोच रहे होते हैं कि उनकी हॉबी क्या हो, हम क्या करें, किस तरह से चीज़ों को शुरू करें। बहुत सारे लोग वैसे से रिलेट कर सकते होंगे जो कि ऑलरेडी गार्डनिंग कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो कि अपनी कोई ना कोई हॉबी डेवलप करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आज ये हमारा सेगमेंट ज़रूर देखें। हमने सोचा कि हम आते हैं किसी के घर और उनके गार्डन पे मारते हैं छापा, और वहाँ पर जाकर देखते हैं किस तरह से उन्होंने अपने गार्डन को डेकोरेट किया हुआ है। एक दो और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अंदर चल के गार्डन को डेकोरेट किस तरह से कर सकते हैं, आजकल किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, और अगर बिगिनर्स वो अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो किस तरह से शुरू करें। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सबीन, क्या हाल है आपके? वेलकम टू आवर हाउस। इतना प्यारा घर मैं तो देखकर सजाया हुआ है, और ये पौधे जो है ऑब्वियसली इन्होंने ज्यादा इसको चार चांद लगाए हैं। थैंक यू सो मच। अभी आप अंदर आएं तो देखें और आपको दिखाते हैं। चलें जी, जबरदस्त। ये आ गए हैं हम आयशा के बैकयार्ड पे, और अभी वो हमें बताएंगी कि यहाँ पर किस किस्म के पौधे इन्होंने लगाए हुए। बेलें हैं जी, उनके बारे में बताएं। मुझे क्योंकि बेलों में बहुत अबंडेंस की फीलिंग आती है, कसरत की, और उसमें एक दूसरे के साथ जो है वो अक्सर बेलों की लड़ाई भी हो रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो हैं, और ये जगह के लिए यहाँ पे इनमें इस वक्त मुकाबला चल रहा है। ठीक है। ये वाली कुछ एक आध महीने में जब सर्दी ज्यादा होगी तो ये ऑरेंज हो जाएंगे इसके पत्ते, हाँ। और बहुत खूबसूरत लगते हैं। उस वक्त फिर ये बेलें थोड़ा मुझे बताइए। अच्छा, मैं वर्जीनिया क्रीपर इसका नाम है। एक जरा शुरू में मैं डिस्क्लेमर जनाब, मैं आज तक गार्डनिंग मैंने की नहीं है। मैं आप लोगों की तरह बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं बिगिनर हूँ और मैं पहली दफा देख रही हूँ कि कौन सी बेलें हैं और गार्डनिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी पूछेंगे, लेकिन इस विजिट के बाद। ये बस एक एंडलेस शौक है, हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ से सोचते हैं कि गार्डनिंग की चीजें। आपकी तो शॉपिंग ही यही होती है। मेरी तो शॉपिंग ही है। तो ये वर्जीनिया क्रीपर है, और ये जो है ये कोरल वाइन है। इसमें पिंक में भी होती है, वाइट में भी होती है, और ये बहुत इन्वेसिव हैं। ये दोनों बहुत इन्वेसिव होते हैं पौधे, जो मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी जगह खुद बनाते हैं और नाजुक नहीं होते। ओके, तो एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल नाजुक नहीं है, और ये इस दूसरे पौधे के ऊपर भी ये चढ़ चुके हैं, और वो बेचारा अपनी जगह खुद बना रहा है। अब ये नीचे वाले पौधे की कलियां हैं, सब ये मिलजुल के रहने की कोशिश कर रहे हैं। पौधे जैसे मेरे ख्याल इंसानों को भी कितने मजे के फूल पिंक पिंक इस पे, जो एक्चुअली जो है वो एक, हाँ। आपको कुछ डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, कितना ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे अब ऑब्वियसली आप कह रही है कि इतने नाजुक नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ। किस तरह से ख्याल रखना पड़ता है इनका? इनको अब तो ये माशाल्लाह चल चुकी हैं, तो अब इनको बस पानी देना है और कटिंग करनी होती है, फिर ये पत्ते शेड करते हैं, उसकी सफाई का बहुत काम होता है। इतना प्यारा जो डेकोरेट किया हुआ है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपने लगाई हुई, कुछ बेल्स लगी हुई हैं, और साथ में कुछ पॉट्स हैं नए नए। इनके बारे में बताएं, कहाँ से क्या चीज़ें किस तरह से कलेक्ट करती हैं? अच्छा, ये मैं अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे कि ये मेरी तो हर जगह से लोकल ट्रैवल में या पाकिस्तान के बाहर ट्रैवल में मेरी यही शॉपिंग होती है। मुल्तान से, सखर से, तो ये स्पेन की है, ये जो छोटा सा है ये इस्तांबुल का है, और फ़र्क जगहों से लेके ये मुल्तान की पॉटरी है जैसे आप देख सकती हैं, और ये भी जो है मुल्तान की पॉटरी, जो वहाँ का कारखाना एक बहुत अच्छा है। और कितनी खूबसूरत है ये, हाँ। देखें कितनी नफासत से बनी हुई है। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा गार्डन की जानिब, और वहाँ पर जाके देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं। हो सकता है कुछ अच्छी सब्जियाँ भी उगी हों, और मैं यहाँ से आयशा से लेती हूँ। चलते हैं जी। हाँ, हम अपने खाने की बात कर रहे हैं तो परिंदे भी तो कुछ खाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे बाजरा और पानी, ये मेरी वालदा का एक्चुअली शौक है। वो अंदर से फिर देखती रहती हैं कि परिंदे आ रहे हैं, उनका अपना एक सोशल ऑर्डर होता है, कौन सब परिंदा किसको ठूंग मार रहा है, कौन किसको जगह दे रहा है। ये एलोवेरा है, अगर जल जाए या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे हो तो एकदम से लगा लें। एक सेकंड, कितने लोग आते हैं, कितनी लड़कियां, कितनी आंटियां आती हैं, हमें एलोवेरा दे दें आयशा। असल में मेरे अब दोस्त जो है ना वो सारे गार्डनिंग के शौकीन है, सबने माशाल्लाह उगाए हुए हैं। अच्छा, ये एलोवेरा तो हर घर में हम तकरीबन हम अगर देखें होता है, और लोग वैसे भी रख रहे होते हैं। तो मैं क्या पूछूं, क्योंकि स्किन केयर और वैसे हेयर हेल्थ,
हाँ। और वो जोड़ के दर्द के लिए उसको लगा के पट्टी लगा लें, और जले के लिए बेस्ट है। ये सारे वो पौधे हैं जो आप लगा के भूल जाएं। और वो बेल बड़ी प्यारी है जी, सामने जो लगी हुई है। अब डेकोर करना, ये भी देखिए, ये एक आर्ट है। ये और मक्का से आई है। मक्का से आई है, आपने देखिए सही वाली अट्रैक्ट, पहचानी है। देखिए अचानक से किस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया यहाँ पे एंटर होते। अच्छा आयशा, जरा मुझे केयर भी बताएं, कैसे गार्डन की केयर आप खुद करती है? जरा आप साफ सुथरे पानी की भी बात करी है, ये कितना फर्क पड़ता है? क्योंकि देखिए जब बाहर से अगर आप सब्जी ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो किस तरह से उगाई गई है। बिल्कुल सही है। तो कैसे आप उगाती हैं और किस तरह से प्रोसेस करती हैं उसको? उसमें यही है कि हम अपनी खाद घर में बनाती हूँ मैं, सही, और उससे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है ज़मीन की। जैसे कुछ आपको फूल दिखाते हैं, जैसे ये जो पीछे क्यारी है, इसमें जो सारे ये जो पौधे हैं, ये हमने लगाए हुए नहीं हैं। ये पहले पौधे थे जिन्होंने बीज अपने गिराए, जब वो बिल्कुल डाई करने से पहले, और फिर उन बीजों में से ये निकल आए हैं। तो जमीन जरखेज है क्योंकि घर की खाद है। और अच्छा, इनके बारे में बताइए, टेबल भी बड़ा प्यारा सा आयशा ने सजाया। ये मैंने चीजें लगाई हुई है ना सारी, इधर ही से बता दूं। जी जी जी। अच्छा, ये सीड्स जो है, जब फूल खुश्क हो जाते हैं तो वो अपने सीड्स पैदा करते हैं मरने से पहले। हर किसी को अपनी लेगेसी छोड़ने का शौक है, तो फूलों को भी शौक है। फूलों को भी शौक है जी। तो वो हमने अपने ये घर के फूलों के सीड्स ये जमा करके रखे हुए हैं। फिर जब इनका सीजन आता है तो फिर हम इनको लगा देंगे। अच्छा जी, ये मैं चाहूंगी। और ये देखिए सैकड़े के हिसाब से हैं। ये जैसे सीड्स आपको दिखाए हैं, उन्हीं सीड्स से ये हमने पनीरी उगाई हुई है। इनको कोई अक्टूबर के शुरू में डाला था, अब ये पनीरी तैयार है ट्रांसप्लांट होने के लिए। तो जो ये बड़े वाले इसमें हैं, जैसे ये वाले, इनको हम निकाल के अब ज़मीन में डाल देंगे और ये स्प्रिंग में फिर हमें फूल देंगे। अच्छा, ये कैक्टस जो है ना, इसमें भी फूल आते हैं। ये अभी कलियाँ इसमें आई हुई हैं, ये फूल बनेंगे। ठीक है। ये हमारी एक आंटी है यहाँ पे नेबर, उन्होंने एक ये गोला दिया था। ओके। उसमें से ये इतना बना है और अभी हम बहुत ज़्यादा बांट भी चुके हैं। अच्छा आयशा, ये तो आपने सारा प्रोसेस गार्डन का मुझे बड़ा अच्छे तरीके से, मुझे हमारे नाजरीन को आपने बता दिया। अब जो भी शुरू करना चाहता है गार्डनिंग या ऑलरेडी कर रहा है, तो वो इन आइडियाज़ को देख सकता है, फॉलो कर सकता है और फिर उससे फ़ायदा उठा सकता है। ये जो पाइप नज़र आ रहे हैं इस वक्त, वो ड्रम है, मुझे ये कॉन्सेप्ट इसका ज़रा बताएं, ये क्या है? अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बाहर तो मिलते हैं ड्रम्स इसके बाकायदा, लेकिन हमने अपनी कोई जुगाड़ लगा के, और जो हमारा यहाँ पे हैंडीमैन है जो हमारी घर में छोटी मोटी वो करता है मरम्मत चीज़ों की, तो उसने ये पीवीसी के पाइप्स हैं और ये परनालों के साथ कनेक्टेड है। और परनालों को जब सारे परनाले इसको यहाँ पे लाके कनेक्ट करते हैं, और ये इस ड्रम के अंदर, इसको बेशक इसको खोलें ना भी तो पानी का प्रेशर इतना होता है कि इसके अंदर ही चला जाता है। और फिर जब उसने माली ने इस्तेमाल करना होता है तो 2-1 दिन का गार्डनिंग का वो निकल आता है इधर से इसको खोल के। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। आयशा, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। मैं आपको बड़े सालों से जानती हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आयशा के पास आऊँ और आयशा का गार्डन जो है वो आप सबको ज़रूर दिखाऊँ, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड आप लोग आए। हाँ। जबरदस्त जी, किचन गार्डनिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वक्त हो गया खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।